पूरी दुनिया की इंसानियत को 1 मीटर स्क्वायर से भी कम के एक छोटे से कमरे जैसी जगह पर लाकर पटक दिया। बंदे बंदियों को उनके आपसी रिश्तों के हिसाब से रैंडम जोड़ियों में बांट दिया गया था। 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरने का सीधा मतलब था खल्लास, मौत। अब जिंदा रहना है तो बस एक ही रास्ता था, अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम करो। एक मछली पकड़ने वाली कटिया से बादलों में से खाने पीने का सामान और रसद खींचनी थी। यहाँ तक कि फर्श के पटरे निकालकर अपनी इस जगह को बड़ा भी किया जा सकता था। अगर तुम कैसे भी करके 3 दिन से ज्यादा टिक गए तो ट्रांजिशन एक्सप्लोरेशन का फीचर अपने आप अनलॉक हो जाएगा, जिससे और माल पानी मिल सके। तभी सफेद लाइट चमकी और भाई, मैं क्लास में हाथ में पानी का गिलास पकड़े खड़ा था। वो छोटी सी खड़ूस बर्फ की पड़ी सेन्यू और मैं दोनों एक छोटे से बादल के टुकड़े पर प्रकट हुए। शुरू में तो हम दोनों की फटकर हाथ में आ गई। सेन्यू का पैर फिसला और वो सीधे नीचे गिरी। मुझे उसे पकड़ने का मौका तक नहीं मिला। मैं अभी ग्लानि में डूब ही रहा था कि अचानक एक और सफेद लाइट चमकी और वो लड़की कहीं से वापस मेरे सामने आ खड़ी हुई। अबे ओए फांग युआन, क्या कर रहा है बे? सेन्यू ने लैंड करते ही बोला। उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो सीधे मेरी छाती से आ टकराई। उसका सीना मेरे हाथ से टच हो गया और उसका चेहरा एकदम लाल सुर्ख हो गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने मुझे एक लात जड़ दी। मेरा बैलेंस भी बिगड़ गया और मैं भी सीधे फ्री फॉल में नीचे जाने लगा। लेकिन अगले ही सेकंड मैं वापस अपने उसी बादल के टुकड़े पर था। सिस्टम की वो ठंडी आवाज गूंजी, प्रोटेक्शन एक्टिवेटेड। 10 मिनट का प्रोटेक्शन पीरियड चालू है, गिरने से लाइफ कम नहीं होगी। मैंने अपने पैरों के नीचे के ब्लॉक को देखा, एकदम टुच्चा सा मिनी ब्लॉक, जिसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। पूरी इंसानियत यहाँ पहुंच चुकी थी, रैंडम जोड़ियों में, और गिरने का मतलब था सीधा राम नाम सत्य। जिंदा रहने के लिए हमारे पास बस सिस्टम की दी हुई वो खटारा कटिया थी, जिससे बादलों से सामान निकालना था। ज्यादा बकचोदी मत कर। जब ये 10 मिनट खत्म हो जाएंगे ना और तू दोबारा गिरी तो सीधे कीमा बन जाएगी। मैंने अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा, छटपटाती हुई सैनियों को पकड़ा और बोला, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात सुन, हमें बैठना पड़ेगा, नहीं तो बिना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोई भी बादलों से सामान नहीं निकाल पाएगा। सैनियों इतनी डर गई थी कि उसकी टांगें कांप रही थीं। रोते रोते वो मेरी पीठ से पीठ सटाकर बैठ गई। जगह इतनी टाइट थी कि हमारी जांघें आपस में भींच रही थीं। मैं महसूस कर सकता था कि वो लड़की बुरी तरह कांप रही है। मैंने एक लंबी सांस ली और वो पुरानी सी कटिया निकाली, पास में तैरते एक सफेद बादल पर निशाना साधा और पूरी जान से फेंक दिया। डिंग, फिशिंग कामयाब। बधाई हो प्लेयर फान, आपने एस ग्रेड टैलेंट जगा लिया है। डेली कॉपी स्किल का रूल, आप दिन में एक बार किसी भी बेजान चीज की कॉपी बना सकते हैं। 10 दिन तक इकट्ठा करने पर एक क्रिटिकल मल्टीप्लायर मिलेगा, लेकिन आप किसी की पर्सनल जुड़ी हुई चीजें कॉपी नहीं कर सकते। मेरा दिल तो भाई बाग बाग हो गया। एस ग्रेड टैलेंट, इस तबाही के मंजर में तो ये एकदम गॉड लेवल स्किल है। बस रोज यूज इकट्ठा करते जाओ और फ्यूचर में कोई भी रेयर सामान पालो। इसके उलट सैन्यू ने अभी तक शुरुआत भी नहीं की थी। साफ था कि उसकी अभी तक कोई ढंग की स्किल नहीं खुली थी। फांग युआन, एक बादल पास आ रहा है, मुझे ट्राई करने दे। सैन्यू ने मेरी नकल करते हुए कटिया फेंकी। करीब 10 मिनट बाद उसने अचानक अपने छोटे से हाथों से झटका मारा और एक्साइटेड होकर चिल्लाई। प्लास्टिक में लिपटा एक पीला क्रीम रोल प्लेटफॉर्म पर आ गिरा। सैन्यू ने उस रोल को देखा और भाई, उसके पेट से चूहे कूदने की आवाज आई। उसने थूक गटका और बड़े संकोच से मुझे देखा। फांग युआन, क्या तू अपना टैलेंट ट्राई करना चाहता है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है यार। मैंने उस ब्रेड पर अपनी डेली कॉपी स्किल चला दी। सफेद लाइट चमकी और एक ब्रेड के दो हो गए। मैंने एक सैनियो को दिया और दूसरा खुद खोला। मैंने उसमें से भी आधा हिस्सा तोड़कर उसे दे दिया और बाकी आधा बचा लिया। 10,000 मीटर की इस अंधी ऊंचाई पर यह मीठा क्रीम रोल खाना ही हमारी जिंदगी थी। मैंने अपने हाथ में आधा बचा हुआ क्रीम रोल देखा और मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये छोटी सैनियो स्कूल में तो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी और टीचर के सामने मेरी चुगलियां करने में 1 मिनट नहीं लगाती थी। पर आज 10,000 मीटर की ऊंचाई की इस आफत में वो मुझे आधे से ज्यादा ब्रेड देने को तैयार थी। क्या घूर रहा है? जल्दी खा इसे। सेन्यू ने अपना मुंह फेर लिया। उसके कान एकदम लाल थे और वो गुस्से में तमतमाई हुई बोली, मुझे डर है कि कहीं तू भूखा ना मर जाए, फिर ये कटिया गायब हो जाएगी और मैं यहाँ अकेले मौत का इंतजार करती रह जाऊंगी। मैं बेशर्मों की तरह हंसा और ब्रेड का एक बड़ा सा बाइट लिया। भाई, क्या स्वाद था। फान युआन, वो जो तूने निकाला डेली कॉपी सच में काम करता है यार। सुनने में तो बड़ा धांसू लगता है, पर अभी हमें पानी और खाने की जरूरत है। इस खाली ब्रेड को कॉपी करने का क्या फायदा? मैंने अपना सिर खुजलाया। उसे इस एस ग्रेड टैलेंट की असली औकात समझाना मेरे बस का नहीं था। आखिर उसकी खुद की तो कोई स्किल अभी खुली नहीं थी। तू कुछ नहीं समझती, आगे चलकर देखना, ये गॉड लेवल स्किल साबित होगी। ब्रेड चबाते हुए मैंने अपने सामने वो हल्के नीले रंग का सिस्टम पैनल खोला। अचानक 3 इंटरफेस सामने आ गए, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, एक्सचेंज मार्केट और चैट चैनल। मैं रैंडमली चैट चैनल में घुस गया। ऊपर बाईं तरफ लिखा था एरिया 11562 चैट चैनल। तभी सिस्टम का अलर्ट आया, चैट चैनल को सैन्यू के साथ शेयर करें। शेयर करने के बाद आपकी बातें और हरकतें पूरे विलेज को रिप्रेजेंट करेंगी। पार्टनर की मर्जी लेना बेहतर है। मैंने नजर उठाई और सैन्यू को देखा। वो भी अपनी वर्चुअल स्क्रीन को टकटकी लगाए देख रही थी। मैंने पूछा, शेयर करूं? हाँ कर दे, जरा देखे तो सही बाकी के कौन कौन से मनहूस यहाँ फंसे हैं। उसने सिर हिलाया। इंटरफेस पर तुरंत मैसेजेस की बाढ़ आ गई। चैट चैनल खचाखच भरा हुआ था। बचाओ भाई,
चारों तरफ बस बादल ही बादल है, जमीन का नामो निशान नहीं है। कोई तो हाथ थाम लो यार, तेरी खाक मदद करूं, मैं खुद गिरने की कगार पर हूं। भाई मैं 100 किलो का तगड़ा बंदा हूं और अभी मेरा आधा हिप्स हवा में लटक रहा है। भाइयों, मेरी लेवल 1 की स्किल खुली है, रेसिस्टेंस मास्टर, जिससे भूख आधी लगती है। चलो थोड़ा तो सॉलिड काम हुआ, मजाक नहीं है। मुझे अभी अभी मिट्टी का एक ब्लॉक मिला, मैंने उसे तुरंत अपने पैरों के नीचे सेट कर दिया। थोड़ा सा तो इलाका बढ़ा भाई, ये गेम पक्का स्काई ब्लॉक सर्वाइवल जैसा है। ये सब इन्फो देखकर मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। लग रहा था कि ज्यादातर लोग अभी उस बोतल को पाने और अपना इलाका बढ़ाने के चक्कर में ही थे। तभी लाओ वांग गोंग यू नाम के एक बंदे ने ऐसा मैसेज भेजा कि पूरा चैट बॉक्स ही हिल गया। अबे भाई, कसम से यकीन नहीं हो रहा, मेरी पार्टनर वो लड़की निकली जिससे मेरा पिछले 6 महीने से ऑनलाइन अफेयर चल रहा था। उसका नाम लिटिल स्वीटी था और फोटोज में एकदम मासूम परी जैसी लगती थी। पर भाई, जैसे ही मैंने यहाँ आंखें खोली, भैंस की टांग, वो 400 पाउंड 200 किलो की एक तगड़ी आंटी निकली। अब मैं गिरने से बचने के लिए बस उसकी पीठ पर लेटा हुआ हूँ। अगर उसने जरा सी भी करवट ली ना, तो मेरा पत्ता साफ है। किसको समझ आता है भाई? तुरंत ही बहुत सारे लोग उसकी बर्बादी पर खुश होने लगे। भाई शांति रख, आंटियों की डिफेंस बहुत तगड़ी होती है और क्या पता कोई 400 किलो का मॉन्स्टर आ जाए, सिर्फ उसके खाने के लिए कितने बादल गायब हो जाएंगे, वो खुद ही निपट लेगी, तू टेंशन मत ले। जब सब मजाक मस्ती कर रहे थे, तभी अचानक एक ठंडा और कड़क मैसेज आया। प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी। मैंने अपनी बंदी को नीचे धक्का दे दिया है। अब मैं अकेला 1 मीटर स्क्वायर में हूँ। मुझे बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद तो भाई गालियों की बाढ़ आ गई। साले दरिंदे, वो तेरी बंदी थी, तेरे जैसा बंदा अभी तक नीचे गिरकर मरा क्यों नहीं? मैसेज देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अनजाने में ही अपने पास बैठी सैनियों की तरफ देखा। उसने अपना गला सिकोड़ लिया, उसकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था। उसने अपने पैर मेरी तरफ खिसकाए। फांग युआन, तू भी मुझे नीचे धक्का देना चाहता है ना? मैंने अपनी आंखें घुमाई। अबे क्या सोच रही है तू? भले ही तू नॉर्मली बहुत पकाती है, पर तू मरने के लायक नहीं है, और वैसे भी ज्यादा चांस इस बात के हैं कि तू मुझे धक्का दे देगी। मेरी क्या मजाल जो मैं तुझे हाथ भी लगाऊं। उसी टाइम चैनल पर एक और मैसेज आया। एक पुराने प्लेयर ने कहा, भाइयों, लड़कियों को कभी मत मारना। जो हुक कटिया है वो बंदे से लिंक्ड है। अगर लड़की मर गई तो उसका हुक भी गायब हो जाएगा। तुम रोज के 10 सप्लाई सोर्स खो दोगे। मुझसे मत पूछना कि मुझे कैसे पता। मैंने अभी अभी अपने पड़ोस के उस पागल को किसी को धक्का देते देखा है और उसका दूसरा हुक उसी टाइम टूट गया। ये मैसेज देखते ही सेन्यू और मैंने दोनों ने चैन की सांस ली। ये रूल बढ़िया था भाई, कम से कम शुरू के इस तंगी वाले टाइम में ये रूल सबको एक दूसरे को जान से मारने से रोकेगा। मैंने चैट चैनल बंद कर दिया और हमारे चारों तरफ फिर से वही कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया। बस ऊंचाई की वो ठंडी हवाएं गरज रही थीं। तभी तेज नज्र वाली सेन्यू ने हमारी तरफ आते हुए एक सफेद बादल को देखा। वो बादल सीधा सेन्यू की साइड ही आ रहा था। उसने फुर्ती से हुक फेंका और पूरी श्रद्धा से अपनी आंखें बंद कर ली। पानी आ जाए, बस पानी आ जाए। डिंग, फिशिंग कामयाब। सूखी घास का एक गुच्छा मिला, फिशिंग कामयाब। गेहूं का एक बीज मिला, फिशिंग कामयाब। एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल और एक तार का टुकड़ा मिला। हम दोनों उस घास के छोटे से गुच्छे और भूरे पीले से छोटे बीज को फटी आंखों से देखते रह गए। हम एकदम चुप हो गए। अबे इसका क्या करेंगे हम? यहाँ खेती करेंगे क्या? सेनियू की आवाज तो ऐसी हो गई जैसे वो अभी रो पड़ेगी। अगले 2 घंटे किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। कोई दूसरा बादल तैरकर आया ही नहीं। सूरज सिर पर चढ़ चुका था, जिससे होंठ फट रहे थे। वो 1 मीटर स्क्वायर का भूरी मिट्टी का टुकड़ा धूप में पूरी तरह सूख चुका था। सेनियू और मैं पीठ से पीठ सटाकर बैठे थे। मेरे पैर एकदम सुन्न हो चुके थे, कोई फीलिंग ही नहीं बची थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि सेनियू की जांग मेरी जांग से पूरी तरह चिपकी हुई थी। मैं फील कर पा रहा था कि वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, अपनी बॉडी को जोर जोर से हिला रही थी। फांग युआन, उसने मुझे बहुत धीरे से आवाज दी, जैसे कोई मच्छर भिनभिना रहा हो। क्या हुआ? वो, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं तो भाई एकदम सन्न रह गया। अबे बहन, इस 1 मीटर स्क्वायर की जगह में तू कहाँ करेगी? क्या सीधे बाहर खाली हवा में? सैन्यू का चेहरा इतना लाल हो गया था कि लग रहा था अभी खून टपक पड़ेगा, और वो अपने होंठों को जोर से चबा रही थी, अपने पेट को हाथों से दबाए हुए। वो ऐसी लग रही थी कि अब उससे 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या तू लोगों से जिंदा रहने की भीख मांग रही है? कुछ ना कुछ तो दांव पर लगाना ही पड़ता है। मैंने उसे तसल्ली दी ही थी कि तभी सिस्टम की आवाज किसी लाइफ सेवर की तरह गूंजी। बादलों में फिशिंग, रैंडम ब्लॉक्स मिलेंगे जिन्हें असली मिट्टी के ब्लॉक के ऊपर, नीचे, लेफ्ट या राइट में लगाया जा सकता है। लगभग उसी टाइम दूर से एक और सफेद बादल तैरता हुआ आया। हमेशा की तरह मैंने मन में चिल्लाते हुए कटिया फेंकी, ब्लॉक, मुझे बस एक ब्लॉक दे दे भाई, नहीं तो ये लड़की इसी 1 मीटर स्क्वायर की जगह में कांड कर देगी। डिंग, फिशिंग कामयाब। एक लकड़ी का ब्लॉक मिला। मैं जोर से चिल्लाया। मैंने तुरंत सिस्टम इंटरफेस पर प्लेस लगाने का ऑप्शन चुना। एक अजीब सी सफेद लाइट चमकी। मिट्टी के ब्लॉक के ठीक राइट साइड में पीले रंग का एक लकड़ी का ब्लॉक अपने आप आ गया, जो किनारों से एकदम परफेक्ट फिट हो गया।
वो पहले वाली तंग जगह तुरंत एक लंबे 2 मीटर स्क्वायर के प्लेटफॉर्म में बदल गई। सैन्यू ने जैसे ही वो एक्स्ट्रा जगह देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जगह बड़ी हो गई, फाइनली बड़ी हो गई। वो जल्दी से उठी, उस लकड़ी के ब्लॉक की तरफ गई और मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, फांग युआन, अगर तूने मुझे 1 सेकंड के लिए भी देखने की हिम्मत की ना, तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। मैंने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और बादलों के उस गहरे समंदर को देखते हुए मन में रटने लगा, नहीं देखना भाई, नहीं देखना। थोड़ी ही देर में पीछे से उसकी रुक रुक कर आती सांसों के साथ पानी की बूंदों के गिरने की आवाज आने लगी। अपनी इस नेचुरल नीड को पूरा करने के बाद सैन्यू पूरी तरह से थक चुकी थी। वो उस लकड़ी के पटरे पर ही ढह गई। मैंने भी लगे हाथ दूसरी साइड जाकर अपना काम निपटा लिया और प्लेटफॉर्म एकदम साफ हो गया। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। पानी नहीं था, अभी भी पानी का नामो निशान नहीं था। मैंने अपने सूखे होंठों पर जबान फेरी और एक्सचेंज मार्केट खोला। मार्केट में भाई सब कुछ मिल रहा था। हर कोई लकड़ी पत्थर बेच रहा था, यहाँ तक कि कोई तो खाने के बदले अपनी बिना धुली जुराबे बेच रहा था। एक नंबर का चूतियापा। पानी और खाने के रेट तो भाई आसमान छू रहे थे और ऊपर से उनके लिए छीना झपटी मची थी। तभी अचानक मेरी नज़र एक नई डील पर पड़ी। एक सिंपल वाटर कंडेंसर का ब्लूप्रिंट नक्शा। हाई कैलोरी खाने के एक पैकेट के बदले वाटर कंडेंसर। बादलों की इन ऊंची परतों में अगर ये जुगाड़ हाथ लग जाए तो फिर पानी की टेंशन किसे होगी। मैंने अपने सिस्टम वाले बैग में बचे हुए उस थोड़े से क्रीम रोल को देखा। ये वही राशन था जो सेन यू ने मेरे लिए छोड़ा था। मैंने अपने दांत भींचे। मैंने हिम्मत की और सीधे एक्सचेंज पर क्लिक कर दिया। एक सुनहरी लाइट चमकी और एक पुराना सा कागज का रोल मेरे हाथों में आ गिरा। सेन यू अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मेरे पास आई। तू पागल है क्या? वो हमारा आखिरी ब्रेड था। इस पुराने रद्दी कागज के लिए उसे क्यों दे दिया? मेरा दिल 1000 की स्पीड से धड़क रहा था। मैंने मन ही मन अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहा, डेली कॉपी, टारगेट सिंपल वाटर कंडेंसर का ब्लूप्रिंट। कंफर्म कॉपी कंफर्म। एक जोरदार लाइट चमकी जिसे सिर्फ मैं देख सकता था। मेरे हाथ में जो कागज का रोल था वो गायब हो गया और उसकी जगह बिल्कुल एक जैसे दो रोल आ गए। मैंने उनमें से एक को तुरंत एक्सचेंज मार्केट पर दोबारा डाल दिया और प्राइस सेट किया। बदले में हाई कैलोरी खाने के 2 पैकेट चाहिए। ये सब करने के बाद मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा और सेनियू से मजाक करते हुए बोला, देख रही है, इसे कहते हैं रिसोर्स रिसाइकलिंग, माल का सही इस्तेमाल। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि सिस्टम की घंटियां दनादन बजने लगी। जो रोल मैंने अभी अभी डाला था उसे किसी ने हाथों हाथ खरीद लिया और मेरे बैग में ब्रेड के 2 पैकेट आ गए, जिन्हें डिब्बाबंद मीट से भी बदला जा सकता था। ये देखकर सेनियू तो भाई हक्की बक्की रह गई। तू सच में कॉपी कर सकता है भाई, गजब, एकदम अनबिलीवेबल। मैंने चौड़े होकर एक स्माइल दी और अपने हाथ वाले ब्लूप्रिंट को देखकर उस बिखरे हुए थोड़े बहुत सामान से जो मुझे अभी मिला था, प्लेटफॉर्म के कोने में एक देसी सा जुगाड़ सेट कर दिया। ये बेसिकली एक कीप जैसा ढांचा था, जिसके नीचे एक छोटी सी टूटी हुई बोतल लटकी हुई थी और बीच में उसे तार से बौधा गया था। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर बादलों की जो नमी थी वो उसमें इकट्ठी होने लगी और थोड़ी ही देर में बोतल के किनारे से पानी की साफ बूंदें धीरे धीरे टपकने लगीं। पिक पिक। बोतल में उस साफ पानी को भरता देख सुबह से जो हमारे दिमाग की नसें फटी जा रही थी वो फाइनली थोड़ी शांत हुईं। उस 2 मीटर स्क्वायर के प्लेटफॉर्म पर मिट्टी के सहारे टिके हुए मैंने देखा कि पीले बादलों की एक परत धीरे धीरे हमारी तरफ तैरती हुई आ रही थी। उन बादलों के किनारों पर बिजली की हल्की हल्की सुनहरी चमक दिख रही थी। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर चल रही गर्म हवा सीधे मुंह पर थपेड़े मार रही थी। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन की एक तीखी आवाज गूंजी और उस आत्मा जैसी ठंडी आवाज ने एरिया 41562 का डेटा बताया। फिलहाल का सर्वाइवल रेट 60% है। क्योंकि इस एरिया में मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए नए खिलाड़ियों को फेज वाइज रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। बचे हुए सभी दस्तों को रैंडमली 5 ब्लॉक्स और बेसिक सर्वाइवल ब्लूप्रिंट का एक पैकेट दिया जाता है। अपने इन्वेंट्री में चेक करें। मैं जैसे ही मुड़ा और उठने लगा, मेरी पीठ पर टिकी सो रही सेन्यू लगभग गिरने ही वाली थी। अरे फॉन्ग युआन, क्या कर रहा है यार? सेन्यू ने अपनी नींद से भरी आंखें मलते हुए मुझे गुस्से में देखा। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे इन्वेंट्री खोली, जहां ब्लॉक्स के आइकन्स की एक पूरी लाइन हल्की हल्की चमक रही थी। मिट्टी का ब्लॉक 1, लकड़ी का ब्लॉक 1, जिससे 10 यूनिट लकड़ी मिल सकती थी। सोने का ब्लॉक 1, जिससे 10 यूनिट सोना मिल सकता था। जेड का ब्लॉक 1, जिससे 10 यूनिट जेड मिल सकता था और पत्थर का ब्लॉक 1, जिससे 10 यूनिट पत्थर मिल सकता था। अच्छा, तो ये है वो मशहूर तंदूरी चिकन रिवॉर्ड जो 40% लोगों की बलि चढ़ने के बाद मिला है। हाथ में आए तो बस ये गिने चुने ब्लॉक्स। इस गेम की बेरहमी देखकर भाई मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब रोना मत रो, ये देख, अपनी जमीन बड़ी होने वाली है, मैंने उसे इन्वेंट्री दिखाते हुए कहा। सेनियो की आंखें तो भाई तुरंत चमक उठी और सोकर उठने का उसका सारा मूड खराब होना गायब हो गया। अरे जल्दी निकाल इसे। मैं इस 2 मीटर स्क्वायर की जगह से पक चुकी थी। यहाँ बंदा पैर तक नहीं फैला सकता था। मैंने सिर हिलाया और इंटरफेस पर क्लिक करके उन्हें लगाना शुरू कर दिया। सफेद लाइट चमकी और वो लंबा सा 2 मीटर स्क्वायर का प्लेटफॉर्म अब साइडों से फैलने लगा। मिट्टी का ब्लॉक लेफ्ट में जुड़ गया, लकड़ी का पीछे चला गया और सोने, जेड और पत्थर के ब्लॉक्स एक लाइन में सेट हो गए।
एक ही पल में वो पिद्दी सी जगह जहां हम बस किसी तरह खड़े थे अब 7 मीटर स्क्वायर का एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म बन चुकी थी। भले ही सारा मटेरियल अलग अलग रंग का खिचड़ी जैसा लग रहा था, पर अब उस पर पैर रखने में पहले से कहीं ज्यादा सॉलिड फील हो रहा था। भाई अब मैं फाइनली यहाँ लेट कर लोटपोट हो सकती हूँ, सेनयू ने बिना किसी शर्म हया के कहा। वो सीधे जेड वाले ब्लॉक पर लेट गई और उसकी ठंडक से मजे में अपनी आंखें मटकाने लगी। पर मैं उसकी तरह इतना बेफिक्र नहीं था। मैंने टाइम देखा, सुबह के 6:10 हो रहे थे। मेरी एस रैंक की डेली कॉपी वाली स्किल रीलोड हो चुकी थी, यानी एक चांस और बचा था। कल का कूल डाउन खत्म हो चुका था। मैंने अपने बैग में रखे एक्स्ट्रा ब्लूप्रिंट को देखा, सिंपल वाटर कंडेंसर का नक्शा। मेरा दिमाग रॉकेट की स्पीड से दौड़ने लगा। डेली कॉपी, टारगेट सिंपल वाटर कंडेंसर का ब्लूप्रिंट, कॉपी कामयाब। मेरे हाथ में एक और ब्लूप्रिंट आ गया। मैंने सीधे उस कॉपीड ब्लूप्रिंट को मार्केट पर टांग दिया और साथ में एक तगड़ी सी लाइन चिपका दी, लाइफ सेवर ऑफर, वाटर कंडेंसर का नक्शा, रोज मुफ्त में पाओ 1000 ml एकदम प्योर पानी, प्यास से मरने का डर हमेशा के लिए खत्म। बदले में मुझे बस एक सिंथेसिस मटेरियल्स का सेट और एक एनर्जी क्रिस्टल चाहिए। जो लेट हुआ वो पछताएगा। भाई इसे पोस्ट करते ही मार्केट का पर्सनल चैट बॉक्स एकदम ब्लास्ट हो गया। गुरुजी प्लीज ये मेरे साथ एक्सचेंज कर लो। मैं और मेरी बहन एक दिन से बिना पानी के हैं। हमारे होठ फट चुके हैं और खून निकल रहा है। मेरे पास 100 यूनिट लकड़ी है, ऊपर वाले से बदल लो। अबे चल निकल यहाँ से। गुरुजी ने साफ बोला है कि उन्हें मटेरियल और एनर्जी क्रिस्टल चाहिए। तेरे पास है क्या वो? मैंने बहुत नाप तोल कर एक एक करके मैसेजेस चेक किए। तभी अचानक पाओशिन नाम की एक आईडी ने मेरा ध्यान खींचा। गुरुजी मेरे पास एनर्जी क्रिस्टल तो है, पर उतने मटेरियल्स और क्रिस्टल्स नहीं हैं जितने आप मांग रहे हो। अगर आप कहो तो मैं बाकी चीजें जोड़कर कमी पूरी कर सकती हूँ। मैंने मैसेज टाइप करके रिप्लाई किया, और क्या दे सकती है तू? उस बंदी ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पास बिस्कुट का एक पैकेट है और 20 यूनिट लकड़ी है। मुझे पता है कि ये काफी नहीं है, पर ये एनर्जी क्रिस्टल मुझे अभी अभी एक सुनहरे बादल से मिला है। पूरे मार्केट में इसे कोई नहीं बेच रहा। मैंने थोड़ा सोचा, बात तो सही थी। एनर्जी क्रिस्टल सच में एक रेयर चीज थी। शायद आगे चलकर अपग्रेड करने में इसकी जरूरत पड़ती। चल तेरी ईमानदारी देखकर डील पक्की करते हैं। एक सुनहरी लाइट चमकी और एनर्जी क्रिस्टल मेरे हाथ में आ गया। उसी टाइम एक दूसरे लकी प्लेयर ने पूरा मटेरियल इकट्ठा करके मेरा दूसरा ब्लूप्रिंट भी उड़ा लिया। अब मेरा बैग खाने पीने सोने और लकड़ी से खचाखच भरा हुआ था। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। फांग युआन तेरी ये हंसी बड़ी चालू और शातिर लग रही है, सैन्यू ने मेरे पास आकर बड़े ताने मारते हुए कहा। अबे इसे बिजनेस माइंडसेट कहते हैं। अब इसी माल से हमारा वाटर कंडेंसर तुरंत अपग्रेड हो जाएगा। मैंने सिंथेसिस इंटरफेस खोला और बिल्ड पर क्लिक कर दिया। कोने में एक चकाचौंध करने वाली सफेद लाइट चमकी। पहले से ज्यादा मजबूत मेटल की कीप वाला एक बढ़िया डिवाइस वहां प्रकट हो गया। सिंपल वाटर कंडेंसर चालू हो चुका है। उम्मीद है कि ये हर घंटे 100 ml पानी देगा। भाई अपनी छोटी सी जिंदगी अब पटरी पर आ रही है, सैन्यू ने पानी की गिरती बूंदों को देखते हुए कहा। उसने एक्साइटेड होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अपनी बाह पर उसका वो सॉफ्ट टच महसूस करके भाई मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने 2 बार खांसकर उसका हाथ थोड़ा अलग किया। ज्यादा खुश मत हो, जरा सिस्टम का अलर्ट तो देख। हुआ यही था भाई, ग्लोबल अनाउंसमेंट दोबारा गूंज उठी थी। जब इस एरिया में लोगों की संख्या घटकर 50 करशम रह जाएगी तो सप्लाई वाले बादलों और ब्लॉक्स वाले बादलों के आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसी के साथ एट्रीब्यूट वाले बादल, मॉन्स्टर्स, राक्षसों वाले बादल, जंगली जानवरों वाले बादल और दूसरे नए टाइप्स भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। नए खिलाड़ियों का वो प्रोटेक्शन पीरियड अब खत्म होने वाला था। हवा में अचानक एक अजीब सा तनाव फैल गया। भाई पहले तो हमें बस नीचे गिरने से बचना था, पर अब तो यहाँ सीधे मॉन्स्टर्स आने वाले थे। लो भाई, एट्रीब्यूट गुण वाला बादल आ गया। सैन्यू ने दूर तैरते हुए एक बादल की तरफ इशारा किया। वो एक बड़ा सा नीले रंग का बादल था। हम दोनों ने एक साथ अपनी अपनी कटिया फेंक दी। डिंग, फिशिंग कामयाब। आपको मिला अटैक एट्रीब्यूट +1, हमले की ताकत में 1 पॉइंट की बढ़ोतरी। मैंने लगे हाथ अपना एट्रीब्यूट पैनल खोलकर चेक किया। नाम फांग युआन, पार्टनर सैन्यू, टैलेंट डेली कॉपी, एस रैंक, लाइफ 98, अटैक 12, डिफेंस 13, स्पीड 11, स्टेटस थोड़ी सी भूख लगी है। भाई हालत काफी सीरियस थी। फिर मैंने सैन्यू का प्रोफाइल देखा। नाम सैन्यू, लाइफ B60, अटैक 7, डिफेंस 6, स्टेटस थोड़ी शर्मीली और नर्वस है। ये देखकर मेरी आंख की कोर फड़क उठी। भाई ये लड़की तो हद से ज्यादा कमजोर थी। अटैक सिर्फ 7 और डिफेंस तो साले कागज से भी ज्यादा पतली। अगर कोई मॉन्स्टर राक्षस सामने आ गया तो ये तो पक्का एक ही शॉट में परलोक सिधार जाएगी। अबे क्या घूर रहा है ऐसी हे दृष्टि से? सैन्यू ने मेरी निगाहें भांप ली और थोड़ा साइड होकर मुझे शक की नजरों से देखने लगी। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ कोई शेर या चीता आ गया तो तुझे उसकी तरफ आड़ा फेंकूं या खड़ा? वो तुझे एक ही बाइट में निगल जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई फांग युआन? तू बंदा है या नहीं बे? अभी हमारी ये बकबक चल ही रही थी कि अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। बादलों का समंदर जो अब तक एकदम सफेद था, ना जाने कहां से स्याही जैसा काला कलूटा बादल आ गया जो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था और उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। अलर्ट अलर्ट, नए खिलाड़ियों का प्रोटेक्शन पीरियड खत्म हो चुका है। जंगली जानवरों वाला बादल पास आ रहा है। लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। मॉन्स्टर रूल, सिर्फ जान लेकर ही जान बचाई जा सकती है। अगर प्लेयर मरा तो सिस्टम उसके सारे सप्लाईज जब्त कर लेगा।
सैन्यू डर के मारे एकदम पीली पड़ गई। उसने कांपती आवाज में मेरे कपड़े पकड़ लिए। फांग युआन, सच में मॉन्स्टर्स आ गए यार, अब क्या करें? मेरी तो अभी तक कोई सेटिंग भी नहीं हुई। मैं मरना नहीं चाहती यार। अबे ओए, रोना बंद कर और अपनी कटिया पकड़। मैंने रिवॉर्ड में मिले ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके अपने बैग से लोहे का हथौड़ा निकाला। भाई, वो सोने से मढ़ा हुआ लोहे का हथौड़ा था, जिसका अटैक एट्रीब्यूट +5 था। हथियार हाथ में आते ही मेरा टोटल अटैक 17 पॉइंट पहुंच गया। चलो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तभी उस काले बादल में से एक भेड़िए की गहरी और भयानक गुर्राहट गूंजी, और अगले ही पल एक नीले स्लेटी रंग का साया बिजली की स्पीड से झपटा। उसका सीधा निशाना प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ी सैन्यू थी। वो एक विशाल हरे नीले रंग का भेड़िया था, जिसकी आंखें खौफनाक हरी लाइट की तरह चमक रही थी। उसके नुकीले दांतों से टपक रही राल जैसे ही प्लेटफॉर्म पर गिरी, तेजाब की तरह चरचराहट की आवाज आने लगी। सैन्यू डर के मारे सीधे जमीन पर ढेर हो गई। वो तो भाई अपना बचाव करना तक भूल गई थी। अबे ओए जानवर, इधर देख। मैंने अपनी पूरी बॉडी के मसल्स को टाइट करते हुए जोर से आवाज लगाई। ठीक उसी पल, जब उस भेड़िए का पंजा सैन्यू का सिर कुचलने ही वाला था, मैंने अपना हथौड़ा घुमाया और पूरी जान से दे मारा। पम! हथौड़ा सीधे उस नीले भेड़िए के माथे पर जाकर लगा, जिससे एक करारी आवाज आई। भेड़िया लड़खड़ा गया और उसके आधे सिर से दनादन खून बहने लगा। हथौड़े के तगड़े झटके की वजह से वो दर्द से बुरी तरह कराह उठा। पर भाई, मेरा दाहिना हाथ भी एकदम सुन्न हो गया और मेरी लाइफ के 2 पॉइंट कम हो गए। अबे जल्दी उठ और मेरी मदद कर, मैंने सैन्यू पर चिल्लाया। वो मेरी चीख सुनकर होश में आई। उसने अपने दांत भींचे, कटिया उठाई और पूरी ताकत से भेड़िए की पीठ में घोंप दी। भले ही उसका डैमेज बहुत कम था, पर उसने उस जानवर को पूरी तरह बौखला दिया। नीला भेड़िया बुरी तरह तड़पने लगा और मुझे नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। अबे, हम 10,000 मीटर की ऊंचाई पर थे। अगर उसने मुझे नीचे गिरा दिया तो हम दोनों का काम तमाम था। मेरी आंखों में जिद उतर आई। भेड़िए को जख्मी और थोड़ा स्लो देखकर मैंने लोहे के हथौड़े को कसकर पकड़ा और दोबारा उस पर टूट पड़ा। मैंने उसकी गर्दन को जोर से दबोच लिया, ताकि उसे काटने का मौका ना मिले। मैंने उसे प्लेटफॉर्म के किनारे की तरफ बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दिया और अपनी पूरी जान लगाकर उसे रोके रखा। वो गुस्से में पागल होकर छटपटा रहा था। उसके पंजे सोने के उन ब्लॉक्स को खरोंच रहे थे, जिससे कानों को फाड़ने वाली कड़कड़ाहट की आवाज आ रही थी। यहाँ तक कि मेरे कंधे पर भी उसने कुछ गहरे स्क्रैच मार दिए। मेरी लाइफ गिरकर 95%, फिर 80% पहुंच गई। हेल्थ धीरे धीरे कम हो रही थी, पर मैंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। मुझे पता था कि अगर मैं इस टाइम पीछे हटा तो हम दोनों सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। मैं आ रही हूं। सैन्यू ने भी अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया और भेड़िए के पैरों में फंसाकर उसकी हरकतों को रोकना शुरू कर दिया। आखिरकार उस नीले भेड़िए की ताकत जवाब दे गई। उसकी आंखों का वो खूंखारपन गायब हो गया और उसने पूरी तरह घुटने टेक दिए। डिंग, किल कामयाब। ब्लू वुल्फ, नीला भेड़िया ढेर। एक्सपीरियंस अनुभव मिला। एट्रीब्यूट्स बढ़ रहे हैं। चूंकि आपके एरिया का सर्वाइवल रेट फिर से गिर गया है, इसलिए कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट किया जाता है। बधाई हो प्लेयर फांग युआन, आपकी कटिया का लेवल बढ़ गया है। लेवल 1 की कटिया को लेवल 2 में अपग्रेड कर दिया गया है। लेवल 2 कटिया के फीचर्स, अब आप रोज 15 बार कटिया फेंक सकते हैं। हाई लेवल का सामान मिलने के चांस बढ़ गए हैं। भेड़िए की बॉडी एक लाइट की तरह हवा में गायब हो गई और जमीन पर भेड़िए के मीट के 2 टुकड़े छोड़ गई, जो चांदी की तरह चमक रहे थे। साथ में एक बिल्कुल काले रंग का कोर भी था। भेड़िए का मीट, इसे खाने से भूख पूरी तरह मिट जाएगी और कुछ टाइम के लिए ताकत में 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। बेसिक एनर्जी कोर, प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने और हाई लेवल टूल्स बनाने के लिए सबसे जरूरी मटेरियल। मैं सीधे जमीन पर पसर गया और जोर जोर से हाँफने लगा। मेरे कंधे के जख्म में मिर्च जैसी तेज जलन हो रही थी। सैन्यू की हालत भी कुछ जुदा नहीं थी। उसका छोटा सा चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और वो अभी भी उस खून से सने डंडे को पकड़े हुए पूरी तरह कांप रही थी। फांग युआन, क्या हम बच गए? उसने सहमी हुई आंखों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने अपने चेहरे का ठंडा पसीना पोंछा और अपने हाथ में मौजूद लेवल 2 की कटिया को देखा, जो सफेद लाइट से चमक रही थी। ये तो बस शुरुआत है भाई। मैं उठ खड़ा हुआ और हमारे चारों तरफ मंडराते हुए तूफानी बादलों को देखने लगा। नए खिलाड़ियों का टाइम खत्म हो गया है। अब आने वाले दिन हमारा असली इम्तिहान लेंगे। मैंने जमीन से उस एनर्जी कोर को उठाया और इन्वेंटरी में डाल दिया। अभी की लड़ाई भले ही बहुत डरावनी थी, पर भाई, माल चोखा मिला था। मुझे फील हो रहा था कि सिस्टम की मदद से मेरी ताकत पहले से थोड़ी बढ़ गई थी। चल, अब ये आंसू पोंछ। कल सिस्टम इस तैरते हुए टापू का एक्सप्लोरेशन फीचर खोल देगा। मैंने शांत आवाज में दूर दिख रहे एक धुंधले से तैरते हुए आइलैंड की तरफ देखते हुए कहा। उससे पहले हमें कटिया मार मारकर इतना सामान इकट्ठा करना है कि हम इस 9 मीटर स्क्वायर के प्लेटफॉर्म को एक अभेद्य किले में बदल दें। सैन्यू मेरी तरफ बस फटी आंखों से देखती रह गई। उस टाइम मेरी तरफ देखते हुए उसने कस के सिर हिलाया और मेरे पास आकर बैठ गई। ऊंचाई पर हवा अब भी बर्फीली चल रही थी, पर इस बार हमारी आंखों में सिर्फ डर नहीं था। मैंने सिस्टम पैनल पर सारे मटेरियल्स देखे और मन ही मन आगे के स्टेप्स का हिसाब लगाने लगा। अभी सबसे पहली प्रायोरिटी हथियार थे। सिर्फ उस भारी भरकम लोहे के हथौड़े के भरोसे तैरते हुए आइलैंड को एक्सप्लोर करना बहुत स्लो हो जाता। मैंने थोड़ा दिमाग दौड़ाया, जुगाड़ सही लगा और फाइनली मैंने एक्सचेंज मार्केट पर एक मैसेज डाल दिया। 500 ml एकदम प्योर पानी के बदले 10 सोने के मेटल ब्लॉक्स चाहिए। भाई, मैसेज भेजने की देर थी कि पर्सनल चैट बॉक्स एकदम ब्लास्ट हो गया।
इस टाइम पर साफ पानी मार्केट की सबसे तगड़ी करेंसी बन चुका था। लकड़ी और पत्थर के भाव तो आसमान छू रहे थे। देखते ही देखते दो आइलैंड वाले बंदे उस आधा लीटर पानी के लिए आपस में मरने मारने पर उतारू हो गए। खैर एक्सचेंज पूरा हुआ और मेरे हाथ में 10 सोने के मेटल ब्लॉक्स आ गए। मैंने बिना टाइम गंवाए सीधे क्राफ्टिंग इंटरफेस खोला और गोल्डन मेटल डैगर सोने की छुरी सेलेक्ट कर ली। गोल्डन मेटल डैगर अटैक +5, अटैक स्पीड एकदम रॉकेट। हाथ में उसकी ठंडी बनावट फील करके मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या आज की डेली कॉपी वाली स्किल इसी डैगर पर चला दूं ताकि डिफेंस के लिए एक और छुरी मिल जाए कि तभी अचानक कानों में एक नोटिफिकेशन गूंजा। डिंग! पास में ही एक कलेक्ट करने लायक रिसोर्स मिला है। ब्लू वुल्फ मीट, नीले भेड़िए का मांस। मैंने नज़र उठाई तो ये वही जगह थी जहां कल वो नीला भेड़िया ढेर हुआ था। जमीन पर अभी भी वो खून से सनी चीज पड़ी हुई थी। मैंने छुरी उठाई, पास गया और सीधे हार्वेस्ट इकट्ठा करना का ऑप्शन चुना। इस तबाही के मंजर में मीट मिलना भाई सोने से भी ज्यादा कीमती था। हार्वेस्टिंग प्रोग्रेस 10%, 50%, 100%। 10 मिनट बाद फाइनली कलेक्शन पूरा हुआ और वो भेड़िए के मांस का ढेर एक सफेद लाइट के साथ जादुई तरीके से गायब हो गया। मिला ब्लू वुल्फ मीट टाइम्स 30, भेड़िए की हड्डी टाइम्स 10, भेड़िए का नुकीला दांत टाइम्स 10 और भेड़िए की खाल टाइम्स 1। हाथ में ये भारी और कीमती कच्चा माल देखकर मैं सब समझ गया। मैंने पहले खाल और दांतों को संभाल कर रखा और फिर तुरंत आज की अपनी एस रैंक स्किल एक्टिवेट कर दी। डेली कॉपी, टारगेट गोल्डन मेटल डैगर, कॉपी कामयाब। मेरे हाथ में एक और गोल्डन मेटल डैगर आ गया। मैंने वो नई कॉपीड छुरी सीधे सेन्यू की तरफ बढ़ा दी, जो बार बार अपने हाथ आगे बढ़ा रही थी। ये ले तेरे लिए, इसे कसके पकड़ियो, हाथ से छूटने ना पाए। सेन्यू ने डैगर हाथ में लिया। वो 1 सेकंड के लिए सन्न रह गई, फिर उसने अपना एट्रीब्यूट पैनल चेक किया। वो उसी टाइम खुशी से चीख उठी, फांग युआन, मेरा अटैक 5 पॉइंट बढ़ गया यार। अब मेरा टोटल अटैक 11 हो गया है। वो एक्साइटमेंट में छुरी को ऐसे हवा में लहराने लगी कि भाई बस मेरे हाथ पर लगते लगते बची। मैंने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया और खुद अपनी इन्वेंट्री का माल चेक करने लगा। इन्वेंट्री में सिर्फ 20 स्लॉट्स जगह थे और अब वो 1/3 भर चुकी थी। ब्लू वुल्फ मीट, इसे खाने से 10 पॉइंट लाइफ बढ़ेगी और भूख तुरंत गायब हो जाएगी। नोट, कच्चे मांस में पैरासाइट्स कीड़े हो सकते हैं जिससे हल्की दस्त डायरिया की शिकायत हो सकती है। मैंने थोड़ा मुंह बनाया पर फिर भी एक टुकड़ा सेन्यू की तरफ बढ़ाया। थोड़ा सा खा ले, टेंशन मत ले सेन्यू। खून से सना वो कच्चे मांस का टुकड़ा देखते ही उसका छोटा सा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसका हाथ हवा में ही कांपने लगा। अबे क्या कच्चा खाएंगे अब? भूख के मारे उसका पेट तो गुड़गुड़ा रहा था पर खून से लथपथ इस खाने को निगलना उसकी बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। सिस्टम बोल रहा है कि इससे दस्त लग जाएंगे फार्म युआन, और अगर मुझे दस्त लग गए और तूने उसकी आवाज़ सुन ली तो। ये बोलते बोलते उसका चेहरा शर्म के मारे गर्दन तक लाल हो गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी फ्रॉक को कसकर पकड़ रखा था। भाई मैं समझ रहा था कि वो क्या सोच रही है। इस पिद्दी से प्लेटफॉर्म पर अगर उसे सच में दस्त लग जाते तो भाई हम आगे एक दूसरे को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अबे डर क्यों रही है? कल हमें स्काई आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए उतरना है। अगर ढंग से नहीं खाएगी तो मॉन्स्टर्स से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? बिना ज्यादा नौटंकी किए मैंने भेड़िए के मांस को अलाव की आग पर थोड़ा सा सेंका ताकि उसकी बिसांध खून की बदबू कम हो जाए। फिर मैंने एक बड़ा सा बाइट लिया। भले ही वो पूरी तरह पका नहीं था पर आने वाले खतरे से निपटने के लिए बॉडी में जान लाना जरूरी था। आखिर में भूख के मारे बेहाल होकर उसने भी अपनी आंखें बंद की और ऐसा मुंह बनाया जैसे सूली पर चढ़ने जा रही हो और मीट खा लिया। भुना हुआ भेड़िए का मीट खाकर जब हमारा पेट भर गया तो हम दोनों प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक दूसरे को ताकने लगे। सेन्यू अचानक मुझे घूरते हुए बोली, फांग युआन, चल मार्केट से तौलिया और साबुन का जुगाड़ करते हैं यार। मुझे लग रहा है कि अगर मैं जल्दी नहीं नहाई तो मॉन्स्टर्स तो बाद में मारेंगे, मैं खुद अपनी बदबू से पहले मर जाऊंगी। मैंने एक ठंडी सांस ली और बेबसी से उसे देखा। बहन, ये सर्वाइवल गेम चल रहा है, कोई वैकेशन नहीं है। यहाँ रोज का इतना कम पानी मिल रहा है कि पीने तक का पूरा नहीं पड़ता और तुझे नहाने की सूझ रही है। सैनियों ने मायूस होकर अपना सिर झुका लिया और फिर कुछ नहीं बोली। हवा में अब पसीने और खून की एक हल्की सी गंध तैर रही थी। अगला दिन आया, चौथा दिन। आसमान एकदम मटमैला सा था। हम दोनों प्लेटफॉर्म के कोने में बैठे थे। दोनों के हाथ में कच्चे मांस का टुकड़ा था और चेहरे एकदम उतरे हुए थे। फार्म युआन, नाश्ते में भी ये कच्चा माल ही चबाना पड़ेगा क्या? तो और क्या करूं? पिछले 2 घंटे से लकड़ी रगड़ रगड़ कर देख ली, आग की एक चिंगारी तक नहीं निकली। मैं भी अंदर से पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। चैट पर लोग कह रहे थे कि अगर पका हुआ खाना चाहिए तो या तो कुछ तोड़कर ढूंढो या फिर भट्टी का ब्लूप्रिंट लाओ। भट्टी बनाने के लिए 10 सामग्रियां और एक एनर्जी क्रिस्टल चाहिए था। मटेरियल तो चलो मिल जाता पर भाई मार्केट में उस ब्लूप्रिंट के रेट इस टाइम आसमान छू रहे थे। हम अभी उल्टी रोकने की कोशिश करते हुए किसी तरह अपना नाश्ता खत्म ही कर रहे थे कि अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट गूंजा। सभी खिलाड़ियों को 3 दिन तक जिंदा रहने की बहुत बहुत बधाई। नए खिलाड़ियों का प्रोटेक्शन पीरियड अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। आज से फ्लोटिंग आइलैंड एक्सप्लोरेशन का फीचर एक्टिवेट किया जा रहा है। अब सभी प्लेयर्स का ब्लॉक प्लेटफॉर्म बिना किसी नियम के हवा में तैरने लगेगा। अलग अलग रिसोर्सेज वाले तैरते हुए आइलैंड्स हवा में प्रकट होंगे। कृपया उन पर लैंड करने के लिए तैयार हो जाएं।
कुछ ज़रूरी बातें नोट कर लो भाई। पहली बात, तैरते हुए आइलैंड्स अलग अलग साइज के होंगे जिनमें माल पानी रिसोर्सेज के साथ साथ तगड़े खतरे भी होंगे। दूसरी बात, जब आपका ब्लॉक प्लेटफॉर्म किसी तैरते हुए आइलैंड के पास पहुंचेगा तो वहां रुकने का टाइम आइलैंड के साइज के हिसाब से अलग अलग होगा। तीसरी बात, भाई प्लेटफॉर्म के रवाना होने से पहले हर हाल में वापस आ जाना। अगर टाइम पर वापस नहीं आए तो वो फ्लोटिंग आइलैंड एकदम फ्रीज जम हो जाएगा और प्लेयर सीधा नीचे पाताल में गिरेगा। और हाँ, अगर आइलैंड पर ज्यादा देर बकचोदी काटी तो बहुत ही भयानक कांड हो जाएगा। बाकी गुड लक भाइयों, जैसे भी हो जिंदा बचो। अनाउंसमेंट खत्म होते ही भाई पैरों के नीचे का प्लेटफॉर्म इतनी जोर से हिला कि पूछ मत। कसम से वो एकदम रॉकेट की स्पीड से भागने लगा। अब हुआ क्या कि सैन्यू किनारे के बहुत पास खड़ी थी। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो चिल्लाती हुई सीधे बादलों के समंदर में नीचे गिरी। भाई मेरी तो धड़कन ही रुक गई। मैंने फुर्ती से अपनी बॉडी आगे स्ट्रेच की और लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली। इधर आ साले, मैंने मन ही मन जोर लगाया, अपने डोले खींचे और उसे एक झटके में वापस खींचकर अपनी छाती से चिपका लिया। वो डर के मारे मेरे गले से ऐसे लिपट गई जैसे कोई छोटा बच्चा हो और थोड़ी देर तक तो भाई थर-थर कांपती रही। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। माहौल इतना अजीब और ऑकवर्ड हो गया था कि मैंने फटाफट उसे खुद से दूर किया। मैंने 2 बार खांसकर माहौल हल्का किया, "चल, अब तमीज़ से बैठ जा।" बादल तैरते हुए पास आ रहे थे। हम दोनों बड़े तालमेल के साथ वापस सेंटर में बैठ गए और जैसे ही प्लेटफॉर्म आगे फिसला, हमने अंधाधुंध कटिया फेंकनी शुरू कर दी ताकि कुछ रसद पानी हाथ लग सके। भाई, किस्मत ने पूरा साथ दिया। हमें 10 मटीरियल्स और भुने हुए मीट के 3 लंच बॉक्स बेंटो मिल गए। उस लंच बॉक्स को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, पर मैंने अपने जज्बातों पर काबू रखा। एक डिब्बा सैनियों को दिया और बाकी दोनों दोपहर के लिए संभाल कर रख लिए। इसके बाद मैंने फिशिंग करके लकड़ी के कुछ पटरे और पत्थर के ब्लॉक्स निकाले। मैंने उन ब्लॉक्स को एक-एक करके सेट किया और हमारा प्लेटफॉर्म फाइनली बढ़कर 4 बाई 4 का हो गया। टोटल 16 मीटर स्क्वायर की जगह। अब लग रहा था कि हाँ, कोई ढंग की जगह है। ठीक उसी टाइम सामने एकदम चटक हरा रंग दिखाई दिया। भाई वो असली जमीन थी। हम उसके बिल्कुल सामने पहुंच चुके थे। गुप्त खजाना, हरी बेलों वाला आइलैंड। आइलैंड का एरिया 102,539 मीटर स्क्वायर। रुकने का टाइम 5 घंटे। उल्टी गिनती 0 होने से पहले प्लेटफॉर्म पर वापस आना लाजमी है, वरना ये आइलैंड ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पास आ रहा था, मुझे नारियल के घने पेड़ और हर तरफ फैली हुई बेलें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने फिशिंग से मिली एक्स्ट्रा लकड़ी निकाली और फटाफट एक लकड़ी की कुल्हाड़ी तैयार कर ली। उसे पीठ पर टांगा और हाथ में वही सोने लोहे वाली छुरी पकड़ ली। मैंने सैनियों को हिदायत दी, अपनी वो खाली बोतल उठा ले। इस आइलैंड पर पक्का मीठा पानी मिलेगा। आइलैंड पर पैर रखते ही भाई मेरा सामना नारियल के कई पेड़ों से हुआ जो फलों से लदे पड़े थे। मेरा मन हुआ कि साला इन्हें अभी काट डालूं। इससे न सिर्फ लकड़ी मिलती बल्कि नारियल पानी और मलाई का जुगाड़ भी हो जाता। पर सिस्टम का नोटिफिकेशन देखकर भाई मेरा खून जम गया। एक नारियल का पेड़ काटने में 10 मिनट लगेंगे और तब जाकर सिर्फ एक लकड़ी का ब्लॉक मिलेगा। ये एफिशिएंसी तो भाई हद से ज्यादा घटिया थी। 5 घंटे में हम ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन ब्लॉक्स ही ले जा पाते, जो कि घाटे का सौदा था। तो यही रुककर पेड़ काट। मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ ये देखने कि कोई हाई लेवल का माल मिलता है या नहीं। अपनी बंदी को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैंने छुरी संभाली और घने जंगल के अंदर घुस गया। अंदर लाइट बहुत डिम थी और हर तरफ से गीली मिट्टी की सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मैं अभी थोड़ी ही दूर चला था कि एक झाड़ी में मुझे ब्लूबेरीज का एक बहुत बड़ा ढेर मिल गया। जंगली ब्लूबेरीज। इन्हें इकट्ठा करके खाने में स्वाद एकदम कड़क आता है। मेरे हाथ भाई रोबोट की स्पीड से चलने लगे। मैंने 60 से ज्यादा ब्लूबेरीज साफ कर दी। पहले तो मैंने दबाकर 10 जिन, करीब 5 किलो खुद ठूंस ली और बाकी सारी इन्वेंट्री के स्लॉट में डाल दी। तभी अचानक मेरे पैरों के नीचे के सूखे पत्ते चरमराए। एक छोटी सी पन्ना हरे रंग की सांप अपनी दुमुही जीभ लपलपाती हुई अपनी हरी आंखों से सीधे मेरे टखने को घूर रही थी। पन्ना हरी सांप, एक आम जीव, जहरीली नहीं है। साले मरने का शौक चढ़ा है क्या? इससे पहले कि वो मुझ पर झपटती, मैंने फुर्ती से अपनी छुरी चलाई और सीधे उसके सिर के पार कर दी। मैं पास गया, छुरी निकाली और लगे हाथ सांप की खाल पर लगे खून को साफ किया। मिला सांप की खाल और 5 पीस सांप का मीट। मैं अभी जंगल के और अंदर जाने की सोच ही रहा था कि अचानक झरने की तरफ से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने भारी हथौड़ा दे मारा हो। अलर्ट, प्लेयर फांग युआन पर एक धुएं वाले चिकन के डंडे से हमला हुआ है। सीधा वार, लाइफ 1। मैंने नीचे देखा तो भाई मेरे पेट में एक कोयला बना हुआ स्मोक्ड चिकन फंसा हुआ था। धत तेरी की, साला स्मोक्ड चिकन का डार्ट। मैंने दर्द को दबाते हुए उस चिकन को बाहर निकाला। सिस्टम ने बताया कि अगर हम अभी धरती पर होते तो इस माल की कीमत कम से कम 70 सिक्के होती। उसी टाइम सेन्यू का पर्सनल मैसेज आया, फांग युआन, तेरी हेल्थ बार कम हो गई, तुझे स्मोक्ड चिकन पड़ा क्या? भाई मुझे भी पड़ना चाहिए, मुझे भी स्मोक्ड चिकन खाना है यार। अबे ओए चूतिया है क्या तू? यहाँ जंगली घूम रहे हैं। मैंने जैसे ही मैसेज का रिप्लाई किया, पेड़ों के बीच से लंबे लंबे हाथ पैर वाला एक अजीब सा बंदा कूदकर सामने आ गया। उसके हाथ में एक नुकीली लकड़ी का भाला था और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ लालच और जान लेने का भूत सवार था। वो साला बंदर से भी तेज भाग रहा था। जंगली मोमो, लाइफ 140, अटैक बाई 6, स्पीड 12। भाई वो मुझसे भी ज्यादा तेज था। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा और मन ही मन इस आइलैंड के मॉन्स्टर्स को गालियां देने लगा। भाई ये तो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। वो जंगली मेरे पीछे पागलों की तरह चिल्लाता हुआ आ रहा था और मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्ते का फायदा उठाकर मैं किसी तरह उसके वार से बच रहा था।
तभी अचानक सूखे पत्तों से ढकी हुई जमीन नीचे धंस गई। भाई साहब, मैं सीधे 3-4 मीटर गहरे एक गड्ढे में जा गिरा। अलर्ट! गिरने के डैमेज की वजह से आपकी लाइफ अब सिर्फ 25 पॉइंट बची है। उस जंगली ने गड्ढे के मुंह पर 2-4 चक्कर काटे। जब मैं उसे नहीं दिखा तो वो चिढ़कर वहां से चलता बना। मैंने गिरने की वजह से अपने दुखते हुए कूल्हे को मला और जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, मेरी नज़र साइड में पड़ी एक चीज पर गई। गुफा के कोने में एक चांदी की चमक दिखाई दे रही थी। एक सिल्वर चेस्ट, चांदी का संदूक, जिसके अंदर सरप्राइज भी हो सकता था और कोई खतरा भी। दिल एकदम धक धक कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसका ढक्कन उठा दिया। एक चकाचौंध करने वाली लाल लाइट सीधे मेरी आंखों पर पड़ी। मिला लोहे की तलवार, ब्रॉन्ज लेवल, अटैक प्लस 25। मिले हीलिंग ग्लव्स। मिला 20 सोने का मेटल, 20 खाना, 10 ब्रेड और 10 बोतल एकदम प्योर पानी। मैंने उस लोहे की तलवार को देखा जिसमें से एकदम कातिलाना ठंडी चमक निकल रही थी। मैं तो भाई सुन रह गया। अगर मैं अपने बेसिक्स एट्रीब्यूट्स को इसमें जोड़ दूं तो मेरा टोटल अटैक सीधा 37 पॉइंट पर जा पहुंचा। अब वो जंगली कहाँ है बे? तेरे दादा वापस आ गए हैं। मैं गड्ढे की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ा और मैंने देखा कि वो जंगली पास में ही मंडरा रहा था और अपनी अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो गुस्से में दहाड़ा और उसने एक और स्मोक्ड चिकन का डार्ट फेंक कर मारा। मेरी लाइफ और कम हो गई। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ भाई। मैंने दोनों हाथों से लोहे की तलवार को कसकर पकड़ा और एक जबरदस्त जंप मारकर सीधे उसके माथे पर कटिंग शॉट दे मारा। उस जंगली ने बचने की कोशिश की पर तलवार की रेंज बहुत ज्यादा थी। उस एक ही वार ने उसका पेट फाड़ दिया। मैंने लगातार 3 वार किए और हर वार के साथ सफेद लाइट चमक रही थी। वो जंगली चीखा और उसने मेरे सीने पर एक जोरदार घूंसा मारा जिससे मैं दूर जाकर गिरा। पर भाई, मैंने अपने दांत भींचे और दोबारा उस पर टूट पड़ा। मैंने अपनी तलवार पूरी जान से सीधे उसकी गर्दन में घोंप दी। डिंग! आपने माइमिन को ढेर कर दिया। एक्सपीरियंस प्लस 3। जंगली का सिर कटकर जमीन पर गिरा और एक सफेद लाइट के साथ हवा में गायब हो गया। ठीक उसी टाइम हाँ पति कांपती हुई सेन्यू भी वहां पहुंच गई। जमीन पर बिखरा खून और मेरे हाथ में वो भारी भरकम तलवार देखकर वो एकदम शॉक में आ गई। फांग युआन, तूने उसे मार दिया। वो तो भाई फूट फूट कर रोने लगी और मेरे गले लगकर बुरी तरह बिलख उठी। मुझे लगा तू उस गड्ढे में मर गया। हूँ। मैंने उसके छोटे छोटे गोरे और नाजुक पैरों की तरफ देखा जो झाड़ियों की टहनियों की वजह से जगह जगह से छिल चुके थे। वो पक्का मुझे बचाने के लिए नंगे पैर ही भागी चली आई थी। भाई, मेरा गला भर आया। मैंने हीलिंग ग्लव्स उतारे और उसकी तरफ बढ़ा दिए। पगली, पहले इन्हें पहन ले। मेरी हेल्थ रिकवर कर। सेनयू ने सीधे बात मानी और ग्लव्स पहन लिए। एक हरी लाइट चमकी। मेरे पॉइंट बढ़कर 30 से ऊपर पहुंच गए और मैं डेंजर जोन से बाहर आ गया। फांग युआन, जरा वहां देख। सेनयू ने अचानक कौन पति आवाज में जंगल के अंदर इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा तो भाई पैरों तले जमीन खिसक गई। जंगल के अंदर अनगिनत मशालें दनादन चमक रही थीं। जंगलियों की पूरी फौज हमारी तरफ ही बढ़ी चली आ रही थी। उनका जो लीडर था वो तो साला लोहे का जंग लगा हुआ कवच पहने था और उसकी कुल्हाड़ी कम से कम आधा मीटर ऊंची थी। भैंस की टांग, साला मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हमने। मेरे पास उस मरे हुए जंगली का माल पानी समेटने का टाइम तक नहीं था। भले ही सिस्टम कह रहा था कि इसे खाया जा सकता है, पर भाई वो हद से ज्यादा घिनौना था। मैंने सेनियू का हाथ पकड़ा और हम प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। भाग भाई, अगर लेट हुए ना तो ये साले हमारा कीमा बनाकर खा जाएंगे। हम दोनों घिसटते पिटते किसी तरह प्लेटफॉर्म पर चढ़े। आखिरी के कुछ मिनट बचे थे और प्लेटफॉर्म धीरे धीरे उस आइलैंड से दूर होने लगा था। पीछे छूटते उस हरी बेलों वाले आइलैंड और किनारे पर खड़े होकर दहाड़ते हुए उन जंगलियों को देखकर भाई मेरी रूह कांप गई। उनकी चीखें अभी भी हवा में गूंज रही थी। जब हमारा प्लेटफॉर्म बादलों के बहाव के साथ करीब 100 मीटर दूर आ गया और वो आइलैंड बस एक छोटा सा हरा डॉट बनकर रह गया, तब जाकर जान में जान आई। मैं सीधे जमीन पर ढेर हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। बच गए भाई, कसम से आज तो पत्ता साफ ही होने वाला था। मैंने अपने चेहरे का ठंडा पसीना पोंछा। दिल अभी भी साला हलक में अटका हुआ था। सेनयू की हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी। वो सोने वाले ब्लॉक पर दुबक कर बैठी थी और उस सारे आड़े तिरछे सामान को कसकर भींचे हुए थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ा था। फांग युआन, जल्दी देख हमें क्या क्या माल मिला है, वरना हमारी ये भाग दौड़ एकदम बेकार जाएगी। उसने कांपती आवाज में सारा सामान बाहर उड़ेल दिया। सिस्टम की एक सेटलमेंट स्क्रीन सामने आ गई। मिला 13 लकड़ी, 2 नारियल। अलर्ट! चूंकि पीछे हटते टाइम प्लेयर सेनयू के सिर के पीछे एक गिरता हुआ नारियल लगा था, इसलिए उनकी लाइफ से 10 पॉइंट काटे जाते हैं। मैं तो एक सेकंड के लिए सन्न रह गया। मैंने सेनयू की तरफ देखा तो भाई, उसकी गर्दन के ठीक ऊपर एक मोटा चमकीला नीले बैंगनी रंग का डैला गुमराह निकला हुआ था। साला देखकर ही दर्द हो रहा था। तेरा तो बस भागने पर ध्यान था, मुझे पता ही नहीं चला कि तुझे कब ये नारियल पड़ गया। हाय मर गई, बहुत दर्द हो रहा है यार। फांग युआन, ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, मुझे टच करना जल्दी। सेनयू दर्द के मारे रोए जा रही थी और अपना सिर पकड़कर चिल्ला रही थी। मैंने अपना मुंह टेढ़ा किया। अबे बहन, जरा जुबान संभाल। मुझे टच कर का क्या मतलब है बे? अबे, मेरा मतलब है कि वो हीलिंग ग्लव पहनकर मुझे टच कर। ये गुमड़ा अभी ब्लास्ट हो जाएगा। उसने मेरी छाती पर टंगे उस चांदी के ग्लव की तरफ इशारा किया। वो चिढ़कर अपने पैर जमीन पर पटक रही थी। इस हमेशा शांत और पढ़ाकू रहने वाली लड़की को पहली बार इस तरह मुझसे टच करने के लिए कहते देख, भाई मेरा वो थोड़ा सा शरारती और कुटिल स्वभाव जाग उठा। मैंने बड़े आराम से वो सिल्वर ग्लव अपने हाथ में पहना। थोड़ा सा बर्दाश्त करियो, हल्का सा दर्द हो सकता है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस मोटे से गुमड़े पर थोड़ा प्रेशर दिया। ग्लव में से एक गुनगुनी हरी लाइट निकली और उसकी स्किन के अंदर जाने लगी।
सैन्यू का जो चेहरा अभी दर्द से सिकुड़ा हुआ था, उसके एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। हल्की सी खुजली हो रही है, पर अब दर्द नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका तमतमाया हुआ चेहरा धीरे धीरे रिलैक्स हो गया। उसे देखकर मैंने भी चैन की सांस ली। हीलिंग का असर भाई एकदम ऑन द स्पॉट हुआ था। वो गुमड़ा देखते ही देखते छोटा हो गया। उसकी चोट ठीक होते देख मैंने फटाफट अपना हाथ पीछे खींच लिया और इस पूरी रेड के फाइनल माल का इन्वेंट्री चेक करने लगा। सबसे कीमती चीज तो भाई बिना किसी शक के वो लोहे की तलवार और हीलिंग ग्लव्स ही थे। कल जब डेली कॉपी का कूल डाउन खत्म होगा तो मैं सैन्यू के लिए भी एक ऐसा ही सेट तैयार कर दूंगा। फिर हम दोनों मिलकर तगड़ी परफॉर्मेंस देंगे, एकदम सेफ और सॉलिड। दूसरी चीज थी वो माल जो हम आइलैंड से लूट कर लाए थे। पुराने स्टॉक को मिलाकर अब हमारे पास 36 लकड़ी, ढेर सारी ब्लूबेरीज, 2 नारियल, 10 बोतल प्योर पानी और 10 ब्रेड हो चुके थे। और आखिर में वो कबाड़ जो सैन्यू भागते भागते अपने सीने से चिपका कर ले आई थी। भाई वो सामान क्या था? जंगली के 2 हाथ और 2 टांगे। अलर्ट, जंगली के अंगों में हल्का जहर और स्पिरिचुअल पोल्यूशन, मानसिक प्रदूषण है। इन्हें डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये चीजें देखकर ही मुझे एकदम घिन आ गई। मैंने उन्हें सीधे एक्सचेंज मार्केट पर डाल दिया, ये सोचकर कि साला इस बकवास को कौन ही खरीदेगा। पर भाई जैसे ही मैंने उन्हें लिस्ट किया, ट्रेडिंग चैनल पर तहलका मच गया। बहन की टका, ये ऊपर कौन सा दरिंदा बैठा है जो जंगलियों के अंग बेच रहा है? अबे ढंग से देखो, वो जंगली का माल है। भाई ये गुरुजी तो सीधे जंगलियों की गुफा में घुस गए थे क्या? गुरुजी प्लीज इसके बदले मुझे थोड़ा खाना दे दो। मुझे इतनी भयानक भूख लगी है कि मुझे अपना पार्टनर भी चिकन लेग पीस लग रहा है। थोड़ी ही देर में उन जंगलियों के पीसेज को 2 साइको कलेक्टर्स ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। बदले में मेरे हाथ में 2 लकड़ी के ब्लॉक्स और एक पत्थर का ब्लॉक आ गया। मैंने बिना सोचे समझे उन तीनों ब्लॉक्स को प्लेटफॉर्म के किनारे पर सेट कर दिया। हमारे प्लेटफॉर्म का साइज अपग्रेड हो गया। करंट एरिया 19 मीटर स्क्वायर। जमीन को थोड़ा और चौड़ा देखकर मन को बड़ी तसल्ली मिली। चल अब वहां बुत बनकर मत खड़ी रहे। जब तक हवा शांत है कटिया चलाती रहे। मैंने सेनियू की तरफ मछली पकड़ने वाली रोड बढ़ाई। हम दोनों प्लेटफॉर्म के अलग अलग कोनों में जाकर बैठ गए और नीचे बादलों के समंदर में हुक फेंक दिया। अगले कुछ घंटों तक किस्मत ठीक ठाक ही रही। मैंने 5 पत्थर और 3 लकड़ियां निकाली और सेनियू ने 2 कीमती मिट्टी के ब्लॉक्स खींचे। मैंने उन मटीरियल्स को सिंथेसाइज जोड़कर किया और अपने इस ठिकाने को थोड़ा और बड़ा कर लिया। प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिकेशन अपग्रेड हो चुकी थी। अब हमारा एरिया बढ़कर पूरे 27 मीटर स्क्वायर हो चुका था। भाई पूरे 27 मीटर स्क्वायर। अब ये जगह इतनी बड़ी हो गई थी जैसे घर का कोई छोटा सा आंगन हो। मैंने सोचा कि जब हमारे पास और ब्लॉक्स आ जाएंगे तो सबसे पहले इसके बीचों बीच एक बढ़िया सा खोखा कोबेर्तिजो शेड बनाना पड़ेगा, वरना साला 10,000 मीटर की ऊंचाई पर चलने वाली ये बर्फीली हवाएं किसी दिन हमें जिंदा मम्मी बना देंगी। पूरा प्लान सेट था। जब तक ब्लॉक्स आपस में जुड़े हैं उन्हें कॉपी किया जा सकता है। भाई ये तो आर्किटेक्चर का ऐसा जन्नत था जो सीधे फिजिक्स के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था। तभी अचानक नीचे से एक घिसी पिटी सी सफेद बादल धीरे धीरे ऊपर आने लगी। शुरू में तो हमने उस पर ढेला बराबर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अमूमन इन सफेद बादलों से सिर्फ बेसिक कबाड़ ही हाथ लगता है। पर भाई जैसे ही सैन्यू का कौंटा उस शांत बादलों के ढेर में अंदर गया, अचानक साला एक ऐसा चकाचौंध कर देने वाला ब्लास्ट हुआ कि पूछो मत। उस लाइट के आगे आंखें खोलना भी नामुमकिन हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बादल के अंदर चौथा सूरज निकल आया हो। डिंग, रीजनल अनाउंसमेंट। प्लेयर सेन्यू को मछली पकड़ते हुए इकलौता 3S लेवल का टैलेंट ब्लॉक डुप्लीकेशन। ब्लॉक डुप्लीकेशन मिलने पर बहुत बहुत बधाई। भाई कसम से मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया। मेरे हाथ से साला कांटा बादलों के समंदर में गिरते गिरते बचा। अबे 3S लेवल, यहाँ मैं साला खून पसीना एक करके मॉन्स्टर्स को काटकर और चेस्ट खोलकर मुश्किल से एक S रैंक की कॉपी स्किल ला पाया था, और इस बंदी ने साले एक ही झटके में सीधा 3S मार दिया। टैलेंट की डिटेल, ब्लॉक डुप्लीकेशन। ये प्लेटफॉर्म पर रखे सभी ब्लॉक्स, चाहे वो लकड़ी, लोहा या पत्थर के हों, को अपने आप एक नेचुरल इकोसिस्टम में बदल सकता है। इसमें उपजाऊ मिट्टी, पानी के सोर्स और हरी घास शामिल है, जो एक परफेक्ट इकोलॉजिकल साइकिल तैयार करते हैं। सैनयू भी भाई एकदम सन्न रह गई। उसने आदतन अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और पैरों के नीचे के ब्लॉक्स पर हवा में ही प्रेशर दिया। रीऑर्गेनाइज। उसके हाथ से एक कड़क हरी लाइट निकली, जिसने पलक झपकते ही पूरे 27 मीटर स्क्वायर के प्लेटफॉर्म को कवर कर लिया। वो जो लोहे के ठंडे और बेजान खंभे और लकड़ियां थीं, वो कुछ ही सेकंड्स में एकदम सॉफ्ट हो गईं। उनका पूरा ढांचा बदला और फाइनली वो एक उपजाऊ, ढीली और काली मिट्टी में बदल गईं। देखते ही देखते हरी हरी घास के अंकुर फूटने लगे, एक पत्थर का ब्लॉक नीचे धंसा और वहां से चमचमाता हुआ पानी का चश्मा फूट पड़ा। भाई दनादन पानी बाहर आने लगा था। हाँ भाई, ये हमारा ही प्लेटफॉर्म था। सेनियू ने जैसे ही ये नज़ारा देखा, वो खुशी के मारे चीख उठी। उसने तुरंत अपने जूते उतारे और उस मखमली घास पर पागलों की तरह दौड़ने लगी। मैं खुद भौचक्का खड़ा था। अबे ये सर्वाइवल प्लेटफॉर्म कम एक चलता फिरता नखलिस्तान, ओएसिस ज्यादा लग रहा था। अगर इसी हिसाब से हमें और ब्लॉक्स मिलते रहे तो सेनियू साली इस आसमान की ऊंचाई पर ही एक नई धरती खड़ी कर देगी। अब से हमारे पास ना सिर्फ पीने के पानी की भरमार होगी, बल्कि हम अनाज उगा सकते हैं, मुर्गे मुर्गियां पाल सकते हैं और यहाँ तक कि नदियां और झीलें भी बना सकते हैं। मैं अभी मन ही मन एक तगड़ा जमींदार बनने के सपने देख ही रहा था कि अचानक कानों में एक बहुत ही अजीब आवाज पड़ी।
इतनी ऊंचाई के सन्नाटे में किसी मोटर के वाइब्रेशन की आवाज़ भाई बहुत ही चुभने वाली थी। मेरी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। मैंने एक झटके में जंप मारी और मेरी पीठ पर टंगी उस लाल चटक लोहे की तलवार के दस्तेंती पर मेरा हाथ पहुंच गया। सेन्यू बकचोदी बंद कर, कुछ आ रहा है हमारी तरफ। दूर के बादलों को चीरती हुई एक बहुत बड़ी परछाई हमारी तरफ रॉकेट की स्पीड से बढ़ी चली आ रही थी। वो करीब 20 मीटर स्क्वायर का एक प्लेटफॉर्म था जिस पर अजीब अजीब रंगों के लकड़ी के पटरे ठुके हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उस प्लेटफॉर्म के आगे वाले हिस्से पर प्लास्टिक का एक स्टीयरिंग व्हील लगाकर एक देसी जुगाड़ वाला कंट्रोल रूम बना रखा था। उस प्लेटफॉर्म पर दो तगड़े लौंडे खड़े थे जिनके चेहरे नीले पड़े हुए थे और शक्लें से ही वो पूरे डकैत लग रहे थे। देखकर ही पता चल रहा था कि साले शरीफ तो कतई नहीं है। उनका जो लीडर था वो एक पुराने लंबे बेंच पर बैठा हुआ दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को भींचे था। एक्साइटमेंट के मारे उसका नीला चेहरा और टेढ़ा हो गया। ओए बड़े भाई, देख वहां साला बना बनाया आइलैंड खड़ा है और अबे उस पर तो घास भी उगी हुई है। ये तो कतई गॉड लेवल माल है यार। ये बोलने वाला पीछे खड़ा एक सूखा सा लौंडा था। उसके हाथ में खून से सना हुआ लोहे का गेंती पीको था। होठों पर घटिया क्वालिटी की लिपस्टिक थप रखी थी और वो सेन्यू की पीठ को देखकर साला लार टपका रहा था। इन दोनों नमूनों में से बड़े का नाम था लियू निंग चैन और छोटे का नाम था लियू निंग जू। भाई अजूबा सुन लो, शुरुआती रूल्स के हिसाब से एक लड़का और एक लड़की का पेयर होना जरूरी था, पर ये दोनों सगे भाई एक साथ पेयर हो गए। वो इसलिए क्योंकि इस छोटे वाले लियू निंग जू ने 6 महीने पहले थाईलैंड जाकर पूरा जेंडर चेंज का ऑपरेशन करा लिया था और सिस्टम ने इसे साला लड़की मान लिया। अबे ओए छोटे, मुंह बंद रख। उस लड़की की फिगर देख, कसम से एकदम टॉप क्लास है। लौंडे को उठाकर पानी में फेंकते हैं ताकि मछलियां खाएं और बंदी को तेरी लुगाई बना देंगे। लियू निंगचैन ने एक्सीलेटर पर पूरा पैर दबा दिया। पता नहीं साला ये क्या मैकेनिज्म था, पर उनके प्लेटफॉर्म की स्पीड एकदम से बुलेट की तरह बढ़ गई। अलर्ट, एक दुश्मन टीम का सामना हुआ है। दुश्मन के पास बी ग्रेड का टैलेंट ब्लॉक ड्राइविंग क्यूब ड्राइविंग है। उस पास आते हुए डाकू वाले जहाज को देखकर भाई मेरे अंदर का खून एकदम खौल उठा। ये साले इस ड्राइविंग टैलेंट का इस्तेमाल करके बादलों के इस समंदर में हर तरफ लूटपाट और कत्लेआम मचाते घूम रहे थे। जिस शातिर तरीके से वो आ रहे थे, साफ था कि ये पहले भी कईयों का गेम बजा चुके थे। फांग युआन, ये तो बिल्कुल पास आ गए यार। सेन यू डर के मारे मेरे पीछे दुबक गई। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। डर मत, यहीं खड़ी रह। मैंने म्यान से वो लाल चटक लंबी तलवार बाहर खींच ली। उसकी धार से निकलने वाली बर्फीली चमक सीधे मेरी पुतलियों में रिफ्लेक्ट हो रही थी। यहाँ आने से पहले भाई मैंने कभी किसी को मारने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, पर साला इस 10,000 मीटर की ऊंचाई पर सिर्फ जंगल का कानून चलता है, या तो मारो या खुद मर जाओ। अगर मैं इसका गेम नहीं बजाऊंगा तो ये साला मुझे नीचे फेंक देगा और मैं नीचे गिरकर सीधे कीमा बन जाऊंगा। मेरा इलाका चाहिए साले को, अपनी जान देकर कीमत चुका फिर। मैं अपने इस नखलिस्तान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हो गया और ठंडी नजरों से दूसरी तरफ खड़े लियू निंगचेन को घूरने लगा। एक जबरदस्त धमाके के साथ दोनों प्लेटफॉर्म आपस में भिड़ गए, जिससे साला लोहे के टकराने की ऐसी कानफाड़ू आवाज आई कि दांत खट्टे हो जाएं। ठीक उसी टक्कर के मोड़ पर सैन्यू का वो एस रैंक वाला टैलेंट अपने आप एक्टिवेट हो गया। छूते ही दुश्मन के जितने भी बिखरे हुए ब्लॉक्स थे वो जबरदस्ती रिकम्पोज एक साथ सेट हो गए और नेचुरल तरीके से हमारे इस ओसिस के किनारे से जुड़ गए। लियू निंगचेन ने साला पक्का कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो एक सेकंड के लिए वही सन्न रह गया, पर फिर उसने एक कातिलाना कम्मों वाली मुस्कान दिखाई। हा हा हा, साला भगवान भी हमारे साथ है। ये आइलैंड अब से मेरा है। वो अपनी ड्राइविंग सीट से कूदकर बाहर आया, हाथ में भारी भरकम लोहे की कुल्हाड़ी लहराई और सीधे मेरे सिर पर वार करने के लिए लपका। लौंडे, नर्क में जाकर पछताइयो। मैंने बिना पलक झपकाए अपनी लाल चटक लोहे की तलवार को एक अजीब एंगल से उठाया और हवा में लहरा दिया। उसकी वो गहरे लाल रंग की धार भाई साहब जैसे पनीर को काटती है, वैसे ही एक झटके में लियू निंगचैन का सीना चीरती हुई निकल गई। लियू निंगचैन के सिर के ऊपर एक बड़ा सा खून जैसा लाल नंबर चमका। साला, उसकी 14 पॉइंट की डिफेंस मेरी इस तलवार के आगे कतई मजाक लग रही थी। अबे ये किस लेवल का हथियार है बे? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने सीने से दनादन बहते खून को नीचे देखने लगा। उसका चेहरा एकदम ऐसा था जैसे उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही ना हो रहा हो। पर भाई, मैं उसे दोबारा वार करने का मौका देने के मूड में कतई नहीं था। मेरी तलवार की धार पूरी जान से सीधे उसके कंधे पर जा लगी। लियू निंगचैन दर्द के मारे बुरी तरह चीखा और कुल्हाड़ी उसी टाइम उसके हाथ से छूट गई। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिरा, सीधे प्लेटफॉर्म के किनारे से फिसलता हुआ 10,000 मीटर नीचे बादलों के समंदर में जा समाया। डिंग, दुश्मन प्लेयर लियू निंगचैन को ढेर करने पर आपको 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ही सिस्टम का ये नोटिफिकेशन गूंजा, एक गर्माहट सी मेरी पूरी बॉडी में दौड़ गई। संकट टलने के बाद जो टेंशन थी वो फाइनली खत्म हुई, पर भाई मेरी पीठ अभी भी ठंडे पसीने से पूरी भीग चुकी थी। बड़े भाई, पीछे खड़े लियू निंगजू के मुंह से एक दिल दहला देने वाली और अजीब सी चीख निकली। उसके हाथ में जो पत्थर का गेंती था वो थर थर कांप रहा था। उसने पहले मेरी खून टपकती तलवार को देखा और फिर अपने भाई को, जो अब वहां नहीं था।
अचानक एक जोरदार आवाज के साथ वो सीधा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ओए सुंदर, मुंडे भले मानस, प्लीज मुझे मत मारो यार, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। भले ही मैंने ये काम बीच में शुरू किया था, पर मैं बड़ी समझदार हूँ। वो साला सुबक सुबक कर लगातार भीख मांगने लगा और साथ ही जिंदा बचने के लिए अपने रिसोर्सेज का लालच देने लगा। उसकी ये बाहर से शेर और अंदर से कतई चूहे वाली हरकत देखने में बहुत ही अजीब और वाहियात लग रही थी। सेन्यू ने भी अपना मुंह बना लिया। वो मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी और सीधे एक कोने में जाकर उसे उल्टी हो गई। मैं भाई एक सेकंड के लिए भी अपनी चौकसी कम नहीं करना चाहता था। वो साला अभी भी हाथ में हथियार पकड़े था और कभी भी पलटी मार सकता था। हथियार नीचे फेंक और मेरे प्लेटफॉर्म से इसी वक्त दफा हो जा, वरना मैं डिफेंस के लिए कुछ और कड़े स्टेप्स उठाऊंगा। पर साला कौन सोच सकता था कि ये लियू निंगजू अचानक जमीन से पत्थर का गेंती उठाएगा और मेरी तरफ ही झपट पड़ेगा। मैं फुर्ती से साइड हुआ, अपनी तलवार से एक करारा काउंटर अटैक किया और उसे पीछे धकेल दिया। उसका पैर फिसला और वो भी सीधे बादलों के समंदर में जा गिरा। डिंग, दुश्मन प्लेयर, लियू निंगजू को ढेर करने पर आपको 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। 2 जाने गईं और 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स सीधे मेरे हाथ में आ गए। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए उन पूरे 10 पॉइंट्स को सीधे अपनी स्ट्रेंथ ताकत में जोड़ दिया। उसी टाइम मुझे फील हुआ कि मेरे अंदर की पावर एकदम बाढ़ की तरह फट रही है। मुझे अपने हाथ इतने सॉलिड लगे जैसे लोहे के बने हों। मैं मुड़ा और उन दोनों लुटेरों का छोड़ा हुआ सारा माल पानी देखने लगा। सबसे कीमती चीज तो भाई वो ड्राइविंग क्यूब था जो नीली लाइट से चमक रहा था। मैं पास गया और जैसे जमीन से मूली उखाड़ते हैं वैसे ही मैंने उस स्टीयरिंग व्हील वाले क्यूब को बाहर खींच लिया और उसे अपने इस ओसिस के आगे वाले हिस्से पर फिट कर दिया। अलर्ट, आपके प्लेटफॉर्म का ड्राइविंग फीचर एक्टिवेट हो चुका है। करंट पावर लो कम। 1 घंटे तक मर्जी के डायरेक्शन में नेविगेट करने के लिए 10 यूनिट लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। मैं स्टीयरिंग व्हील के आगे खड़ा हो गया और अपने पैरों के नीचे इस 27 मीटर स्क्वायर के ओसिस को फील करने लगा। ये पूरा आइलैंड अब मेरे कंट्रोल में था। भाई इस पल के बाद से हम हवा के रुख के साथ बहने वाली कोई घास फूस नहीं थे। हम इस पूरे बादलों के समंदर के मालिक बन चुके थे। फांग युआन सैन्यू दबे पांव मेरे पास आई और धीरे से मेरा कपड़ा खींचने लगी। उसकी आंखों में अब मेरे लिए एक अलग ही इज्जत थी और साथ ही एक अजीब सा भरोसा और डिपेंडेंसी, निर्भरता साफ दिख रही थी। मैंने खून से सने उस घास के छोटे से टुकड़े को देखा और फिर दूर फैले उस अनंत बादलों के समंदर को। मेरा इरादा एकदम पक्का हो चुका था। मैंने उन दोनों दुष्ट प्लेयर्स के छोड़े हुए बैग्स उठाए और उन्हें टटोलने लगा। मुझे एक बैग में से एक मुड़ा तुड़ा सिगरेट का टोटा मिला। मैंने उसे सुलगा लिया। भले ही उसका धुआं बहुत कड़वा और इरिटेट करने वाला था, पर भाई इस 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उसे पीने में एक अलग ही स्वैग और राजाओं वाली फीलिंग आ रही थी। हमारे इस नए घर को अब यहाँ से रवाना होना चाहिए था। उन दोनों अभागे नमूनों को जो हमारा इलाका हड़पने आए थे, नरक की खाई में ढकेलने के बाद सेन्यू और मैं इस ओसिस के कोने पर टिककर जोर जोर से हाँप रहे थे। फान युआन, जरा देख भाई, हम तो कतई रईस हो गए यार। सेन्यू ने सिस्टम स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एक्साइटमेंट के मारे उसका छोटा सा चेहरा एकदम लाल हो चुका था। इस बार उन लियू भाइयों का गेम बजाकर हमारे पास टोटल 22 रैंडम क्यूब्स, एक स्टेयरिंग व्हील वाला ड्राइविंग क्यूब, एक पत्थर का गेंती, ढेर सारा मिक्स खाना और एक रैंडम ब्लूप्रिंट इकट्ठा हो चुका था। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मर्ज जोड़ने पर क्लिक कर दिया। इस बार जो माल हाथ लगा था उसकी वैल्यू भाई बहुत ही तगड़ी थी। हमारा टैलेंट क्यूब एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया। प्लेटफॉर्म मर्ज होते ही वहां चीड़ के 3 बड़े बड़े पेड़ उग आए। हमारा प्लेटफॉर्म जो पहले कतई नंगा सा दिखता था, अब असली आइलैंड जैसी फील दे रहा था। भाई मान गए सेन्यू का वो 3S या 4S लेवल का टैलेंट कतई बेकार नहीं था। अगर ऐसे ही ब्लॉक्स मिलते रहे तो वो बंदी साला 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ही सीधा स्वर्ग खड़ा कर देगी। उन बड़े पेड़ों को देखकर मैंने मन ही मन सोचा, चलो पेड़ पौधे तो उगने लगे हैं, आगे अगर मिट्टी का जुगाड़ हो गया तो हम खेती बाड़ी भी शुरू कर देंगे। पर भाई अभी के लिए पानी की कतई किल्लत थी। उन थोड़े से वाटर कंटेनर से बस हम दोनों का ही पीने का काम चल पा रहा था, तो खेती वाला सीन अभी होल्ड पर डालना पड़ा। अगला आइटम मिला, पुराना पत्थर का गेंती। एट्रीब्यूट्स अटैक +7, कलेक्ट करने की एफिशिएंसी 10% बढ़ जाएगी। चलो ये भी कतई माशाल्लाह चीज थी, जब भी किसी आइलैंड पर उतरेंगे तो माइनिंग के काम आएगी। इसके अलावा एक रैंडम ब्लूप्रिंट नक्शा भी मिला था जो मैंने सीधे सेन्यू को पकड़ा दिया। इस बंदी की किस्मत भाई हमेशा मेरे से 2 कदम आगे ही रहती है। ओए क्या तगड़ा माल निकला इसमें से, मैंने पास जाकर पूछा। अरे ये तो सोफे का ब्लूप्रिंट है, सेन्यू चहकते हुए बोली। इसके लिए 10 लकड़ियां चाहिए। फांग युआन, इसे सीधे अपने कंट्रोल रूम कैबिना में ही सेट करते हैं, वरना साला जमीन पर बैठे बैठे चूतरों में दर्द हो जाता है। मैंने उसकी बात मान ली और सीधे एक चौकोर लकड़ी का ब्लॉक वहां से निकाला। एक क्लिक करते ही वो जो ड्राइविंग क्यूब फिट किया था उसने अपने आप 2 मीटर स्क्वायर का एक ट्रांसपेरेंट शील्ड कवच तैयार कर दिया। भाई कंट्रोल रूम से बाहर का नजारा कतई गदर दिख रहा था। अरे फांग युआन भाई, प्लीज एक बार मुझे भी ट्राई करने दो ना। सेन्यू एकदम उतावली होकर मेरा हाथ खींच खींच कर हिलाने लगी। इस ड्राइविंग क्यूब से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हिलाया जा सकता था, जो साला किसी फ्लाइट सिम्युलेटर गेम खेलने से भी ज्यादा थ्रिलिंग था। पहले तो मैंने उसे फील दिलाने के लिए 10 मिनट तक ड्राइव करने दिया, फिर अपनी इन्वेंट्री से 10 यूनिट लकड़ी निकालकर फ्यूल ईंधन की तरह झोंक दी। हमारा प्लेटफॉर्म बादलों के उस चांदी जैसे समंदर में एकदम मक्खन की तरह तैरने लगा। अगली सुबह धूप सीधे हमारे मुंह पर पड़ी और हमारी आंख खुल गई।
हमने फटाफट भेड़ियों के मीट के 2-4 बाइट्स मुंह में ठूंसे और प्लेटफॉर्म का स्टीयरिंग संभालकर बादलों वाले आइलैंड्स की तलाश में निकल पड़े। भाई, हाथ में स्टीयरिंग आने से ढूंढने की स्पीड कम से कम 3 गुना बढ़ गई थी। हम ढूंढ ही रहे थे कि अचानक हमारी तरफ तैरता हुआ एक और प्लेटफॉर्म आया, जो कोई 10 मीटर स्क्वायर से बड़ा था। उस पर एक लौंडा और एक लड़की खड़े थे। लौंडे का नाम था जो जुन सॉन और लड़की का नाम था सुइन। वो जो जुन सॉन शक्ल से तो कतई सीधा साधा और शरीफ लौंडा लग रहा था। उसने हमसे ब्रेड के बदले चकमक पत्थर, पेडर्नल और अलाव होगेरा का ब्लूप्रिंट एक्सचेंज कर लिया। पर साले की नीयत खराब थी। उसकी नजर मेरे ड्राइविंग क्यूब पर थी और उसने पीठ पीछे एक कुल्हाड़ी छुपा रखी थी। साला धोखे से हमला करने की फिराक में था। मैंने कोई बकचोदी नहीं काटी। एक जबरदस्त जंप मारकर मैं सीधे उसके प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और अपनी लोहे की तलवार हवा में लहरा दी। एक खटाक की आवाज हुई और वो जो जुनसोन जब तक कुछ समझ पाता, मेरी तलवार का एक और करारा वार उसके पार हो चुका था। वो ऑन द स्पॉट ढेर हो गया। वो लड़की स्विन डर के मारे कांपते हुए घुटनों के बल रेंगती हुई सीधे अपने केबिन के अंदर जाकर छुप गई। मैं हाथ में तलवार पकड़े सोच रहा था कि साला किस्सा यही जड़ से खत्म कर दूं या छोड़ दूं। तभी पीछे से सेन्यू ने आकर मेरा कपड़ा खींचा। उसकी आंखों में कतई खौफ और घबराहट साफ दिख रही थी। फांग युआन, हम ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट तो कर रहे हैं। सेन्यू की आवाज उस लकड़ी के केबिन की तरफ इशारा करते हुए थोड़ी कांप रही थी, पर मुझे डर है कि वो औरत बाद में हमसे बदला लेने की फिराक में ना रहे। और अगर उसने चैट चैनल पर हमारे खिलाफ जहर उगल दिया और किसी तगड़े गैंग को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो हम क्या करेंगे? भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। कसम से मुझे मानना पड़ेगा कि ये बंदी भले ही डरपोक है, पर दूर की कौड़ी लाती है, सोचती एकदम सॉलिड है। ये दुनिया साला एक कुरुक्षेत्र बन चुकी थी। वो स्विन केबिन के अंदर से अभी भी रहम की भीख मांगने की कोशिश कर रही थी। मेरी आंखें एकदम ठंडी हो गईं। मैंने उसे दोबारा मुंह खोलने का मौका ही नहीं दिया। अपनी तलवार उठाई और दे मारा। किस्सा जड़ से खत्म। डिंग, आपने प्लेयर स्विन का गेम बजा दिया है। एट्रीब्यूट पॉइंट्स +5। भाई साहब, इस राउंड में तो छप्पर फाड़ के माल मिला था। हमारा इलाका बढ़कर सीधा 60 मीटर स्क्वायर से ऊपर हो गया और साथ ही 4 मीटर स्क्वायर का एक बना बनाया लकड़ी का केबिन मुफ्त में हाथ लग गया। जो ब्लूप्रिंट अभी मिला था, उसका इस्तेमाल करके मैंने केबिन के अंदर एक लकड़ी का टब क्यूबो तैयार किया। रात को भाई कतई झमाझम बारिश होने लगी। हमने जलते हुए अलाव की रोशनी में उस लकड़ी के टब में बढ़िया गर्म पानी किया और मस्त होकर नहाए। लगे हाथ हमने हरी सीप का मीट कार्ने दे अल्मेजा वेर्दे भी सेंक लिया। दबाकर खाया पिया और कतई अफलातून तृप्ति मिली। दिन के टाइम हम उस ड्राइविंग क्यूब का इस्तेमाल करके दनादन मॉन्स्टर्स को पेलते रहे। इतना माल इकट्ठा हो गया था कि साला रखने की जगह नहीं बच रही थी। ऊपर से हमें एक लोहे की गेंती का ब्लूप्रिंट भी मिल गया। मैंने पिछले वाले 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स सीधे अपने अटैक में जोड़ दिए, पर सिस्टम ने बता दिया कि बॉस, आप नए खिलाड़ियों की मैक्सिमम लिमिट यानी 30 पॉइंट्स पर पहुंच चुके हो। इसलिए मैंने बाकी बचे 2 पॉइंट्स अपनी डिफेंस में डाल दिए। अब मेरी डिफेंस बढ़कर 23 हो चुकी थी। इधर चैट चैनल पर सारे लौंडे इसी बात की बकचोदी काट रहे थे कि प्लेयर्स को मार मार कर एट्रीब्यूट पॉइंट्स लूटने का क्या सीक्रेट है। मैं उन पागलों जैसे कमेंट्स को देख रहा था और साला मेरे दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। ठीक उसी मोड़ पर सेन्यू ने कांपती उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। फांग युआन, जरा उस काले बादल को देख यार, वो तो कोई बहुत ही बड़ा फ्लोटिंग आइलैंड है। डिंग, एक बहुत बड़े रिसोर्स आइलैंड की खोज हुई है। वास्ट फ्लोटिंग आइलैंड, इसला फ्लोटांते वास्ता। आइलैंड का एरिया 12,800 मीटर स्क्वायर। रुकने का टाइम पूरे 12 घंटे। एक बहुत बड़ा काला बादल सूरज की रोशनी को पूरी तरह छुपाए खड़ा था। मैंने अपनी लोहे की तलवार कसी और आइलैंड पर उतरने के लिए तैयार हो गया। सेन्यू, कतई मेरे पीछे पीछे रहियो, दूर मत होना। मेरे कंट्रोल में हमारा प्लेटफॉर्म तेजी से आगे बढ़ा और उस विशाल आइलैंड के बीच पर जाकर लग गया। जैसे ही मैंने उस जमीन पर पहला कदम रखा, भाई साहब, एक सड़ी हुई बदबूदार हवा का झोंका मेरे मुंह पर लगा। काले धब्बों वाले दर्जनों शिकारी कुत्ते, जिनकी आंखें हरी हरी चमक रही थीं, हमें ही घूर रहे थे। सेन्यू तुरंत मेरी पीठ से सट गई। मैं हल्के से गुर्राया और मेरे हाथ की लंबी तलवार हवा में ऐसे लहराई कि साला हवा आने की जगह भी ना बचे। सेन्यू भले ही पूरी घबराई हुई थी, पर उसने भी अपनी लोहे की तलवार कसकर पकड़ रखी थी और वो सीधे उन शिकारी कुत्तों के कमजोर पॉइंट्स पर वार कर रही थी। एक कुत्ते ने झपट्टा मारकर उसकी आस्तीन फाड़ दी, पर उसने बिना पैनिक किए तुरंत हीलिंग ग्लव का इस्तेमाल किया और अपनी चोट गायब कर ली। हम लड़ते लड़ते पीछे हट रहे थे और हमने नोटिस किया कि उन शिकारी कुत्तों को किनारे के पास पड़ी कुछ खास चट्टानों से कतई खौफ था। जैसे ही हम उन चट्टानों के पीछे पहुंचे, साले कुत्ते पास आने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। मैंने उन चट्टानों की साइड से चक्कर काटा तो मुझे रेत में आधा धंसा हुआ एक ब्रॉन्ज चेस्ट कांस्य संदूक मिल गया। डिंग, ब्रॉन्ज चेस्ट खोला गया। मिला भट्टी, होर्नों का ब्लूप्रिंट, अलग अलग तरह के 100 बीज और एक ब्रॉन्ज आर्मर कवच का सेट। एट्रीब्यूट डिफेंस +18। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए वो आर्मर सीधे सेन्यू को पहना दिया और उसकी डिफेंस साली रॉकेट की तरह बढ़कर सीधा 24 हो गई। अब आर्मर का तगड़ा सपोर्ट था, तो हमने पलटकर तगड़ा धावा बोला और बाकी बचे सारे शिकारी कुत्तों को साफ कर दिया। ऊपर से हमें 7 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मुफ्त के मिल गए। मैंने वो सारे पॉइंट्स अपनी डिफेंस में जोड़ दिए, जिससे मेरी डिफेंस बढ़कर सीधा 21 पॉइंट्स हो गई। इसके बाद हम जंगल के और अंदर गहरे चले गए। वहां सेन्यू ने कतई अपना धाकड़ और डोमिनेटिंग रूप दिखाया भाई। उसने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए कतई सटीकता से सारे ट्रैप्स जाल को चकमा दिया और मुझे सीधे एक ऐसी जगह ले गई जहां ओपन में ही खदान का ओर दिख रहा था।
मैंने लोहे की गेंती उठाई और भाई साहब बिना रुके दनादन माइनिंग शुरू कर दी। मैंने सैकड़ों की तादाद में लोहा, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट खोदकर इकट्ठा कर लिया। उस खदान के बिल्कुल एंड में गलती से मेरा पैर पत्थरों के एक ढेर पर लगा और वो बिखर गए। पत्थरों के नीचे मुझे काले लोहे का एक बॉक्स मिला। उसके अंदर सिर्फ एक चमकती हुई गेंद यानी फ्लोटिंग आइलैंड का टुकड़ा ही नहीं था, बल्कि साला एक पीला सा पुराना नोटपैड भी था। मैंने जैसे ही उसका पहला पेज खोला, वो आड़े तिरछे खून के धब्बों से भरा पड़ा था। उस पर लिखा था, जब तुम धोखे से या जानबूझकर 10वें प्लेयर का गेम बजाओगे तो तुम्हारा दिमाग वो सिस्टम पूरी तरह निगल जाएगा। तुम कभी भी वापस अपने असली इंसानी रूप में नहीं आ पाओगे। अपने दिल के अंदर छिपे लालच और दरिंदगी से बचकर रहना। ये पढ़ते ही भाई मेरा दिल एकदम जोर से धक कर गया। मैं अभी और कुछ पढ़ पाता, इससे पहले ही पूरा आइलैंड पागलों की तरह हिलने लगा। उल्टी गिनती में अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। मैंने झट से सेन्यू का हाथ पकड़ा और भाई, आइलैंड के धुंध बनकर बिखरने से ठीक 1 सेकंड पहले हमने एक जबरदस्त जंप मारी और वापस अपने प्लेटफॉर्म पर आ गए। पीछे छूटते उस हरे आइलैंड को देखते हुए मैंने उस फ्लोटिंग आइलैंड के टुकड़े को कसकर भींच लिया। इस दुनिया का असली सच तो साला अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। मैं और सेन्यू उस खदान के गहरे कोने में दुबक कर बैठ गए। वो पीला नोटपैड मेरे हाथ में कतई जलते हुए कोयले जैसा लग रहा था। उसे कसकर पकड़ने की वजह से मेरी उंगलियों के पोर सफेद पड़ चुके थे। उसमें जो कुछ लिखा था उसने भाई मेरी रूह कंपा दी थी। मैं तो साला अब तक यही सोच रहा था कि ये एक सिंपल सर्वाइवल गेम है। बादलों में कटिया डालो, माल निकालो, घर बनाओ और बस टिके रहो। पर उस नोटपैड ने साफ कर दिया था कि 10वें प्लेयर को मारते ही बंदा इंसान नहीं, कुछ और ही बन जाता है। उस आइलैंड पर जो पागलों की तरह दहाड़ रहे थे, जो कच्चा मांस और खून चबा रहे थे, वो साले सब के सब प्लेयर्स ही थे जो अब मॉन्स्टर्स में बदल चुके थे। और यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता था वो ट्रिपल एस रैंक वाला टैलेंट। मैंने मुड़कर सेन्यू की तरफ देखा। वो बेचारी सहमी हुई अपनी ही हथेली को कतई खौफनाक नजरों से घूर रही थी। उसका ब्लॉक रीऑर्गेनाइजेशन वाला टैलेंट। पूरे सर्वर में इकलौता वही ट्रिपल एस टैलेंट था। फांग युआन, जो इसमें लिखा है, क्या वो सच है यार? सेन्यू की आवाज साफ कौंप रही थी। उसने डर के मारे अपने शरीर को मेरे साथ सटा लिया। उसकी हथेली ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। मैंने एक लंबी सांस ली और पलटकर उसका वो ठंडा छोटा सा हाथ थाम लिया। मेरी आंखों में एक कड़क चमक थी। ये सच हो या झूठ, हमें इसे सच मानकर ही चलना पड़ेगा। 10,000 मीटर की इस ऊंचाई पर जिंदा बचने के लिए तेरा ये टैलेंट ही हमारा आखिरी इक्का है। मैंने वो नोटपैड वापस बैग में डाला और उस लोहे के बॉक्स के एक सीक्रेट खाने से एक और काली गेंद निकाली जिसमें से हल्की सी चमक निकल रही थी। डिंग! आपको फ्लोटिंग आइलैंड का दूसरा टुकड़ा मिला है। इस दुनिया के कोर परमिशंस को अनलॉक करने के लिए ऐसे 3 टुकड़े इकट्ठा करने होंगे। करंट प्रोग्रेस 2-2 से। भाई मामला साफ था। ये चीज ही इस दुनिया के सच का ताला खोलने की चाबी थी। ठीक उसी टाइम जो आवाजें खदान के बाहर पहले बहुत हल्की आ रही थी, वो अचानक बिल्कुल साफ हो गईं और साथ ही कुछ बदमाशों की टॉन्ट मारने की आवाजें आईं। ओए टिंगे, वो जो जंगली अभी चीखा था, वो इसी तरफ से आया था ना? ज़ैन लियू, तुम दोनों उस तरफ से रास्ता रोको, साला कोई भी बचकर निकलने ना पाए। देख, जमीन पर खून पड़ा है। हैं, इतनी क्या जल्दी है भाई? अभी अभी सिस्टम ने पूरे सर्वर पर अनाउंस किया है कि वो ट्रिपल एस टैलेंट वाली बंदी इसी आइलैंड पर है। मैंने सेन्यू को उंगली से चुप रहने का इशारा किया और उसे खींचकर खदान के सबसे काले अंधेरे वाले कोने में छुपा दिया। उनके कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी गुफा के अंधेरे में इधर उधर घूम रही थी, जिससे मेरी आंखों पर चौंध लग रही थी। वो टोटल 4 बंदे थे। सबसे आगे एक भारी भरकम कातिलाना शक्ल वाला लौंडा था, जिसके हाथ में काले रंग का रिवॉल्वर था। भाई, इस भुखमरी वाली जगह पर जहां खाने के लाले पड़े हों, वहां बंदूक होने का मतलब था कि वो साला कतई अजेय था। बाकी के 3 लौंडों के हाथ में लोहे के बड़े बड़े चाकू थे। साफ था कि ये घरों को लूटने वाले प्रोफेशनल डकैत थे। ओए टिंगे, यहाँ तो एक गड्ढा है और जंगली की लाश पड़ी है। वो भारी भरकम लौंडा, जिसका नाम टिंगे था, रुका। उसने पूरे लालच के साथ जगह को स्कैन किया और आखिर में उसकी नज़र उसी कोने पर टिक गई जहां हम छुपे बैठे थे। अबे ओए बेबी, छुप मत अब, तेरी खुशबू मेरे तक आ रही है। टिंगे ने एक कमीनी मुस्कान दी और सीधे ट्रिगर दबा दिया। पम! गोली हमारे पास के एक पत्थर के खंभे पर लगी और चिंगारियां छिटक गईं। भैंस की टांग, इस साले में तो कतई मोरल एथिक्स नाम की चीज ही नहीं थी। मुझे समझ आ गया कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। मैंने सैन्यू को इशारा किया, वो एक झटके में समझ गई और उसने अपनी आर्मर तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली। उसने पहले से ही अपने हीलिंग ग्लव को चार्ज करना शुरू कर दिया था। तुम्हारी ऐसी की तैसी, सालों माँ के दूध की याद दिला दूंगा। मैं पूरी जान से चिल्लाया और एक तेंदुए की फुर्ती से अंधेरे से बाहर लपका। मेरे हाथ की तलवार से एक ठंडी लाल चमक निकली और वो सीधे टिंगे की गर्दन की तरफ बढ़ी। मेरा बेसिक अटैक पहले ही 30 पॉइंट्स छू चुका था और ऊपर से तलवार का +25 का बोनस। अगर ये वॉर साला सीधा बैठ जाता तो उसे भगवान भी नहीं बचा पाता। पर टिंगे साला बहुत ही शातिर निकला। उसने पलक झपकते ही एक कदम पीछे लिया और अपने पास खड़े एक साथी को घसीटकर अपने आगे ढाल बना दिया। खचाक! मेरी तलवार जैसे पनीर को काटती है, वैसे ही सीधे उस डकैत के सीने के पार हो गई। मर्डर एरर, मर्डर एरर। डिंग! आपने प्लेयर वानों को ढेर कर दिया है। आपको +5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं।
सिस्टम की वो ठंडी आवाज़ गूंजी, पर मेरे पास इन सब बकवास के लिए टाइम नहीं था। टिंगे ने उसी कटी हुई सेकंड का फायदा उठाया। उसने कतई पागलों जैसी आंखों के साथ दोबारा बंदूक की नली मेरी तरफ तान दी। लौंडे, दम तो है तुझमें, पर तू चाहे जितना भी तेज भाग ले, क्या साला गोली से भी तेज भाग पाएगा? टिंगे क्रूरता से हंसा। उसकी उंगली ट्रिगर पर दबने ही वाली थी। नहीं, सैन्यू जोर से चीखी और भाई उसी पल उसने कुछ ऐसा किया जिससे कतई मेरी रूह ही कौंप गई। वो मेरे पीछे छुपी हुई थी, पर अचानक वो अपनी बाहें फैलाकर सुपरमैन की तरह आगे कूदी और कतई चट्टान बनकर मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। बैंग! एक और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। मुझे लगा जैसे साला पूरी दुनिया में कतई सन्नाटा छा गया हो। बस खून का एक गर्म छींटा मेरे मुंह पर आकर लगा, जिसकी गर्माहट में मौत का खौफ साफ महसूस हो रहा था। गोली सीधे सेन्यू के पार निकल गई थी। उसके कंधे पर जो ब्रॉन्ज आर्मर कवच था, उस पर गोली का इतना भयंकर इम्पैक्ट असर हुआ कि साला खून का फव्वारा छूट पड़ा। वो जोर से पीछे की तरफ फिकाई और मुझसे बुरी तरह टकराकर नीचे फिसलती चली गई। वो सीधे सूखी खदान की चट्टान पर जा गिरी और वहां कतई खून का तालाब बन गया। डिंग! आपकी पार्टनर सेन्यू को गोली लगी है। हेल्थ 45, अलर्ट, प्लेयर क्रिटिकल, मरणासन्न कंडीशन में जा चुका है। सेन्यू! मेरा दिमाग कतई सुन्न हो गया और मैंने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। उसका वो सफेद पड़ा चेहरा और जख्म से दनादन बहता खून देखकर मेरे अंदर का बारूद कतई फट गया भाई। वो जो एक दरिंदगी और आक्रामकता मेरे खून में दबी पड़ी थी ना, जब से मैंने पहले प्लेयर का गेम बजाया था, वो अब मेरी पूरी बॉडी पर हावी हो चुकी थी। सालो, तुम्हारी पूरी खानदान की बलि चढ़ा दूंगा आज। मेरी आंखें इतनी लाल हो चुकी थीं जैसे अभी खून टपक पड़ेगा। गुस्से के मारे मेरी एक-एक मांसपेशी पागलों की तरह कांप रही थी। उस टाइम मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। भाड़ में जाए मुनाफा और भैंस की टांग में जाए इसका अंजाम। मेरा वो शैतान जैसा रूप देखकर साला टिंगे भी कतई थर-थर कांपने लगा। उसके हाथ हिले, वो दूसरी गोली दागने ही वाला था, पर मैं उससे पहले ही उसके बिल्कुल सामने पहुंच चुका था, एक ऐसी स्पीड से जो साला मुझे खुद अविश्वसनीय लग रही थी। मर साले! मेरे हाथ की आर्मर तलवार ने हवा में एक पूरा चक्कर काटा। वो वार मैंने अपनी पूरी जान लगाकर किया था, सीधा उसका खेल खत्म करने के लिए। खचाक! खून का एक तगड़ा फव्वारा ऊपर को उठा। टिंगे की वो कलाई, जिससे उसने रिवॉल्वर पकड़ रखी थी, जोर से कतई जड़ से अलग हो गई। टिंगे के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। कटी हुई हाथ और बंदूक दोनों एक साथ जमीन पर गिरे। खून साला गीजर की तरह उबल-उबल कर बाहर आ रहा था। बाकी बचे दो डकैत कतई खौफ के मारे दुम दबाकर पीछे मुड़े और भागने लगे। अबे सालो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरे हाथ से बचकर निकल जाओगे? मैंने एक झटके में अपनी आर्मर तलवार हवा में फेंक कर मारी। वो कतई बुमेरांग की तरह घूमती हुई गई और एक लौंडे की पीठ को चीरती हुई पार हो गई। इसके तुरंत बाद मैं आगे लपका। जमीन से वो बंदूक उठाई और कतई दनादन 3 गोलियां आखिरी वाले की खोपड़ी के पीछे दाग दी। पम पम पम! उस लौंडे का सिर कतई सड़े हुए तरबूज की तरह फट गया। वो बिना एक आह भरे सीधे पास के गड्ढे में जा गिरा। डिंग! आपने प्लेयर टिंगे को ढेर कर दिया है। आपको +5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। बाकी डकैतों का भी गेम बज चुका था। सेन्यू! ओए सेन्यू! आंखें मत बंद कर यार, मुझसे बात कर। उसका चेहरा कतई कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। आंखें पथरा रही थी और होंठ धीरे-धीरे हिल रहे थे, पर मुंह से बस एक हल्की सी फुसफुसाहट निकल रही थी। तभी अचानक मुझे हीलिंग ग्लव, उपचार दस्ताने की याद आई। मैंने कांपते हाथों से उसे पहना और पागलों की तरह उसके जख्म पर दबा दिया। हरी लाइट बार-बार चमकने लगी। मेरी मेंटल एनर्जी कतई पाताल में जा रही थी, पर भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक सेकंड के लिए भी रुक जाऊं। जिंदा रह, साले भगवान की कसम, तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। आखिरकार सिस्टम ने इंडिकेट किया कि उसकी हेल्थ बार धीरे-धीरे वापस सेफ जोन में आ रही है और जख्म भरने लगे हैं। उसका चेहरा, जो पहले कतई मुर्दे जैसा ग्रे हो चुका था, उसमें फाइनली थोड़ी रौनक लौटी। ये देखते ही मैं कतई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। छाती धौंकनी की तरह चल रही थी। सेन्यू ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। जमीन पर बिखरी लाशों को और मुझे खून से लथपथ देखकर उसने अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की और कतई कमजोर आवाज में बोली, फांग युआन, तू इस टाइम कितना डरावना लग रहा है ना? मैंने कुछ नहीं कहा। साला आंख से आंसू दनादन बह निकले। मैंने उसे एक झटके में खींचकर अपनी छाती से भींच लिया, कतई इतनी जोर से जैसे उसे अपनी हड्डियों में ही समा लूंगा। तुझे पता भी है कि हम मौत के कितने करीब थे? कतई अक्ल से पैदल है क्या तू? गोली के आगे क्यों कूद गई? मैंने रोते हुए कौपती आवाज में उससे पूछा। सेहीरे अपना सिर मेरे कंधे के पास छुपा लिया और उसके छोटे-छोटे हाथ मेरे कपड़ों को कसकर पकड़ने लगे। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें कतई कड़कपन था। क्योंकि तू मेरा पार्टनर है। अगर तू ही मर जाता तो मैं अकेली इस 1 मीटर स्क्वायर के स्पेस में खाक जिंदा रह पाती। मैंने उस ठंडे अंधेरे में उसे और कसकर पकड़ लिया। उस खून से सनी गहरी खदान के अंदर हम दो दिलों की धड़कनें कतई एक ही रिदम में धड़क रही थी। आसपास कतई सन्नाटा था। खून की वो गाढ़ी बदबू अभी भी नाक में चढ़ रही थी। पर भाई मुझे इतना पता था कि जब तक ये बंदी मेरे साथ है, इस 10,000 मीटर की ऊंचाई पर भी हम साला अपना रास्ता खुद बना लेंगे। अगर वो आर्मर गोली को नहीं रोकता ना, तो मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकती। सेन्यू ने बीच में ही मेरी बात काट दी। उसने अपने सही वाले हाथ से मेरा मुंह कतई जोर से बंद कर दिया। उसने अपना चेहरा मेरी छाती में छुपा लिया। उसकी आवाज कतई दबी हुई थी। फांग युआन, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। मेरे दिल पर जैसे साला किसी ने जोर से हथौड़ा मारा हो। दिल कतई पानी-पानी हो गया।
कहाँ हम स्कूल के दिनों में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, और कहाँ इस 1 मीटर स्क्वायर के क्यूब ने हमें एक दूसरे का सहारा बना दिया, जहाँ हम एक दूसरे को धक्का देते देते खाई में गिरते बचे थे और फिर पीठ से पीठ सटाकर लड़ते रहे, उस नीले सांप का सामना किया और इस 10,000 मीटर ऊंचे अपोकैलिप्स प्रलय में लोगों को मार मारकर उनका माल लूटते रहे। मुझे साला खुद नहीं पता चला कि कब ये बदतमीज, लड़ाकू और गुस्सैल लड़की इस मनहूस जगह पर मेरी जिंदगी की इकलौती उम्मीद बन चुकी थी। मैंने अपना सिर झुकाया और उसके माथे पर धीरे से चूम लिया। मुंह में खून के लोहे जैसा स्वाद अभी भी आ रहा था। पगली कही की, आइंदा कभी गोली के आगे मत आइयो, तेरे भाई की जान कतई लोहे की है, इतनी आसानी से नहीं मरता मैं। वो मेरी बाहों में दबी हुई कमजोर हाथों से मेरे कपड़े खींचने लगी। भाई साहब, उसके गाल कतई शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। मुझे साला समझ नहीं आ रहा था कि वो खून बहने की वजह से ऐसा कर रही थी या बंदी कतई शर्मा रही थी। खैर, मेरे पास इन भावुक सीन्स के लिए कतई टाइम नहीं था। मुझे फटाफट उन चारों का गिरा हुआ माल पानी समेटना था। उस भारी भरकम रिवॉल्वर के अलावा वहां 20 से ज्यादा रैंडम क्यूब्स और ढेर सारे मिनरल्स के ब्लूप्रिंट्स पड़े थे। भाई साहब, कतई ऐसा लगा जैसे युद्ध के मैदान में कोई खजाना हाथ लग गया हो। और सबसे बड़ी बात, एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी क्रेडिट हो चुके थे। डिंग! आपने 4 दुश्मन प्लेयर्स का गेम बजा दिया है। आपको 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने अपना पैनल चेक किया। मेरा अटैक तो पहले ही न्यूकमर्स की मैक्सिमम लिमिट यानी 30 पॉइंट्स छू चुका था, तो मैंने बाकी बचे 20 पॉइंट्स में से 15 पॉइंट्स डिफेंस में ठोंक दिए और 5 पॉइंट्स स्पीड में डाल दिए। प्रोफाइल नाम फांग युआन, अटैक 30, डिफेंस 38, स्पीड 21, टोटल किल्स, मारे गए प्लेयर्स की संख्या 10 में से 8 साला। उस 10 में से 8 वाले आंकड़े को देखकर मेरी आंख के पलक कतई जोर से फड़के। सिर्फ 2 और मैं भी वो खूंखार मॉन्स्टर बन जाऊंगा। इस रिवॉर्ड के पीछे साला कतई जहर छुपा रखा था। ठीक उसी टाइम वो पूरा का पूरा विशाल आइलैंड पागलों की तरह डोलने लगा। हमारे आसपास की नीली धुंध ऐसे उबलने लगी जैसे किसी ने उसे मथ दिया हो। वो कतई गोल गोल घूमने लगी। डिंग अलर्ट! आपकी प्लेयर टीम ने एयर आइलैंड का तीसरा टुकड़ा हासिल कर लिया है। आइलैंड पर बचे बाकी 3 टुकड़े या तो किसी दूसरी टीम ने उड़ा लिए हैं या वो अभी तक सामने ही नहीं आए हैं। डिंग अलर्ट! आदिवासियों की इलीट टुकड़ी अलर्ट हो चुकी है। उन्हें प्लेयर्स के अंदर से कतई खूंखार, कातिलाना बू आ रही है। उनके चीफ ने आपको टारगेट लॉक कर लिया है। पहुंचने का टाइम पूरे 3 मिनट। ये सुनते ही भाई मेरे और सेनियू के तो कतई तोते उड़ गए। एलीट आदिवासी, साला एक नॉर्मल वाले को मारने में हमारी नानी याद आ गई थी। अगर इस पूरी पलटन ने हमें घेर लिया तो हमारी इस आर्मर तलवार और रिवॉल्वर के बावजूद वो साले पागल हमारे चीथड़े उड़ा देंगे। चल भाई, यहाँ से कट लेते हैं। इसी वक्त प्लेटफॉर्म पर वापस भागो। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए फैसला लिया। मैंने सेनियू को कतई गोद में उठाया, प्रिंसेस कैरी किया, अपनी तलवार को पीठ पर टांका और खदान के एग्जिट की तरफ सरपट दौड़ लगा दी। पर भाई, जैसे ही हम गुफा से बाहर निकले, सामने का नजारा देखकर हमारी हवा कतई टाइट हो गई। उस सुनसान खदान के खंडहरों पर अब बंदों की कतई खचाखच भीड़ खड़ी थी। वो आदिवासी साले 2-2 मीटर से ऊंचे थे, जिनकी मसल्स कतई फटने को हो रही थीं और उनकी खाल पर काले रंग की आग जैसे टैटू बने हुए थे। कईयों ने हाथ में परात के साइज की पत्थर की कुल्हाड़ियां थाम रखी थीं, तो कुछ साले खून की प्यासी नजरों के साथ हड्डियों वाले भाले लहरा रहे थे। उन सबको लीड करने वाला चीफ एक भयंकर काले तेंदुए की पीठ पर सवार था और उसके हाथ में ब्रॉन्ज की कुल्हाड़ी थी। उसने वो कुल्हाड़ी हवा में लहराई और साला बिजली की कड़क जैसी आवाज के साथ सीधे मेरी तरफ झपटा। धत तेरे की, हम तो चारों तरफ से घिर चुके थे। मैंने सेनियू को अपने पीछे किया और एक हाथ से वो माल में मिली भारी रिवॉल्वर तान दी। मैंने उसका सेफ्टी लॉक खोला। कसम से, जरूरत से ज्यादा टेंशन की वजह से मेरी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। नीचे जाने वाले रास्ते को कम से कम 100 एलिट आदिवासियों ने ऐसे ब्लॉक कर रखा था कि साला सुई घुसने की जगह भी नहीं थी। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर सेनियू ने मेरा हाथ पकड़ा। भले ही उसका चेहरा कतई सफेद पड़ चुका था, पर उसकी खूबसूरत आंखों में एक कड़क और आर पार वाली जिद चमक रही थी। फांग युआन, एक बार मेरे पर भरोसा रख भाई, सब के सब नीचे झुक जाओ। उसकी बात खत्म होते ही उसका सीधा हाथ कतई जोर से जमीन पर जा लगा। ट्रिपल एस रैंक टैलेंट, ब्लॉक डुप्लीकेशन फुल पावर पर एक्टिवेटेड। डिंग! प्लेयर सेन्यू ने अपना ट्रिपल एस टैलेंट एक्टिवेट कर दिया है। भाई साहब, एक पल में हमारे पैरों के नीचे की बजरी कतई जिंदा हो उठी। जमीन से ऐसी दहाड़ निकली कि साला दांत किटकिटा जाएं। हमारे आसपास के वो पुराने टूटे हुए पत्थर के खंभे जैसे किसी मिलिट्री कमांडर का ऑर्डर सुन रहे हों, पागलों की तरह हमारे आगे आकर जुटने लगे, कंप्रेस होने लगे और अपनी शेप बदलने लगे। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर जमीन फाड़कर 5 मीटर से ऊंची और 3 मीटर चौड़ी पत्थर की एक कतई सॉलिड दीवार खड़ी हो गई। उसने एक स्टील की डिफेंस लाइन की तरह सामने से आ रहे आदिवासियों के रेले को एक झटके में रोक दिया। पम! चीफ की वो ब्रॉन्ज कुल्हाड़ी दीवार पर इतनी जोर से लगी कि चिंगारियां छिटक गईं, पर साला दीवार पर बस एक सफेद निशान ही पड़ा। मैं तो कतई हक्का बक्का रह गया। मैंने अपनी बाहों में दबी उस नाजुक सी लड़की को नीचे देखा। अबे तेरा टैलेंट ऐसे भी काम कर सकता है क्या? सेन्यू ने कतई टॉन्ट मारते हुए प्राउड वाली मुस्कान दी, भले ही उसके होंठों के कोने पर अभी भी खून लगा हुआ था। अरे, तुम्हारा भाई कतई ऑलराउंडर है। मैंने पहले ही रिसर्च कर ली थी कि इस आइलैंड के पत्थर भी ब्लॉक से ही बने हैं। जब तक मेरे पास मेंटल एनर्जी है, मैं इनसे जो मर्जी चाहे वो बनवा सकती हूँ। भाई कतई गदर, वापस चलकर तुझे तगड़ी पार्टी दूंगा। मैं जोर से हंसा।
उस दीवार की वजह से आदिवासियों की नज़रों से हम छुप चुके थे, तो मैंने सेन्यू को लपेटा और पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। उसने दीवार बनाते हुए जानबूझकर पीछे की साइड एक रैंप, ढलान छोड़ दिया था। मैं उस रैंप से कतई राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से फिसला और सीधे बीच पर खड़े अपने प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। हमारे पीछे उस पत्थर की दीवार पर दर्जनों एलीट आदिवासी पागलों की तरह वार कर रहे थे और उसमें दरारें आने लगी थीं। मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी, फेफड़े कतई आग की तरह सुलग रहे थे। आखिरकार आदिवासियों के दीवार तोड़ने से ठीक 1 सेकंड पहले मैं सैन्यू को साथ लेकर एक मछली की तरह जंप मारकर सीधे अपने क्लाउड ओसिस पर जा गिरा। मैंने कंट्रोल रूम में पहुंचकर कतई फुल एक्सीलेटर दबाया, पैडल पर पैर जमाया और स्टीयरिंग व्हील को पूरा घुमा दिया। वो ड्राइविंग क्यूब उसी टाइम एक्टिवेट हो गया। प्लेटफॉर्म के पिछले हिस्से से एक सफेद फ्लैश निकला और वो हमें लेकर सीधे बादलों के उस अनंत समंदर में उड़ चला। मैंने मुड़कर किनारे पर खड़े उन आदिवासियों को देखा जो गुस्से में दहाड़ रहे थे, पर अब साले हवा में कुल्हाड़ियां भांजने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मैं और सेन्यू दोनों कतई निढाल होकर कंट्रोल रूम के सोफे पर ढह गए। दोनों ठंडे पसीने में कतई तरबतर थे। डिंग, प्लेयर्स की टीम कामयाबी के साथ बचकर वापस फ्लोटिंग आइलैंड पर आ चुकी है। ये मिशन यहीं खत्म होता है। डिंग, कोर मटेरियल हासिल हुआ। फ्लोटिंग आइलैंड का एक टुकड़ा, इसे इन्वेंट्री में सेव कर दिया गया है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों कतई धूल मिट्टी से सने और हुलिया बिगड़ा हुआ था। अचानक हम दोनों अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए और कतई ठहाके मारकर हंसने लगे। हंसते हंसते उसने मुझे कतई कसकर गले लगा लिया। वो पूरी की पूरी मुझसे चिपक गई थी। फांग युआन, हम एक बार फिर जिंदा बच गए ना यार। जब तक तू वो जंगली मॉन्स्टर नहीं बनता, हम ऐसे ही मजे से जीते रहेंगे। मैंने हौसले के साथ उसकी पीठ थपथपाई, पर भाई, मेरे दिमाग में वही किल्स वाला आंकड़ा घूम रहा था। 10 में से 8। सिर पर लटकी मौत की इस तलवार का जुगाड़ देर सवेर तो करना ही पड़ना था। एक सेफ रूट पर आने के बाद मैंने इस मिशन से लूटे हुए माल को सहेजना शुरू किया। उस रिवॉल्वर, आइलैंड के टुकड़े और बेसिक मिनरल्स के अलावा जो सबसे धाकड़ चीज हाथ लगी थी, वो था ऑटोमेटिक वाटर कंडेंसेशन टॉवर का ब्लूप्रिंट। भाई, ये उस सिंपल कंडेंसर से 100 गुना बेहतर था जिसे मैंने पहले कॉपी किया था। ये ना सिर्फ दबाकर पानी बनाता था, बल्कि गंदगी को भी अपने आप फिल्टर कर देता था। मैंने वो सारे 20 से ज्यादा रैंडम ब्लॉक्स सैन्यू के हवाले कर दिए। उसने एक लंबी सांस ली, अपना छोटा सा हाथ हवा में लहराया और पूरे प्लेटफॉर्म पर एक नजर दौड़ाई। हमारा वो पुराना 200 मीटर स्क्वायर से बड़ा ओएसिस एक बार फिर फैलने लगा। जमीन में हलचल हुई, उसके किनारे बाहर की तरफ खिंचने लगे और देखते ही देखते वो 230 मीटर स्क्वायर को भी पार कर गया। भले ही उसके रीऑर्गेनाइजेशन से प्लेटफॉर्म पर पहले ही एक छोटा सा इकोसिस्टम चालू हो चुका था, पर हमारी उस पुरानी विला कोठी को इस बार मेटल और पत्थरों से कतई कंक्रीट का किला बना दिया गया था। अब हमारा ये प्लेटफॉर्म इस ऊंचे आसमान में इकलौती ऐसी पक्की जमीन बन चुका था जिसके पास अपनी डिफेंस, प्रोटेक्शन और धाकड़ हथियार थे। यहाँ तक कि उस छोटे तालाब में सेन्यू ने कुछ छोटी मछलियों का भी जुगाड़ सेट कर दिया था। मैं विला के सामने वाले स्टेप्स, सीढ़ियों पर बैठ गया, हाथ में उस आर्मर तलवार को घुमाते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे इन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वो कतई कोई सपना था। बचे हुए सामान से मैंने एक देसी बारबेक्यू तैयार किया और अलाव जला दिया। नीले भेड़िए का मीट आग पर कतई चरचराकर सिकने लगा और उसकी खुशबू ने 1 सेकंड में पूरे ओसिस को महका दिया। फाइनली भाई, हमने वो कच्चा मांस खाना छोड़ा और गर्मा गर्म पका हुआ खाना खाया। सेन नयू अब कतई साफ सुथरे कपड़े पहनकर आ चुकी थी। भले ही उसके कंधे पर अभी भी पट्टियां बंधी थीं, पर उसकी रंगत अब काफी सुधर चुकी थी। वो मेरे कंधे पर अपना सिर टिकाकर मजे से भुना हुआ मीट चबाने लगी और हम दोनों दूर फैले उस कभी न खत्म होने वाले आसमान को निहारने लगे।